सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C-84 डूम्सडे पिकअप को एक दुर्लभ वस्तु में बदलने का विचार। फिलहाल मोहुआइरिन और उसके समूह के साथ बातचीत करने के तरीके के बारे में फेयर कॉनॉय के 4 अनुक्रमिक महामानवों ने कुछ अलग अलग राय विकसित कर ली थी। चेन ये का मानना था कि पहले हमला करके बढ़त हासिल करना जरूरी है, क्योंकि इससे कम से कम दूसरी टीम को चौंका दिया जाएगा। आयरन लान जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान के नष्ट होने के साथ ही काफिला ठीक उसी समय सबसे कमजोर स्थिति में था। इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हमला करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होता था। बेशक अगर इस रणनीति के बावजूद भी वे जीत नहीं पाते तो चेन ये निश्चित रूप से भाग जाएगा। चेन ये के विपरीत चूचे का मानना था कि यदि संभव हो तो शांतिपूर्ण व्यापार और संपर्क सबसे अच्छा होगा। संघर्ष से पूरी तरह बचना ही बेहतर था। सबसे पहले काफिले की ताकत कमजोर हो गई। दूसरे, अन्य बचे हुए लोगों के खिलाफ संदिग्ध लेन देन में शामिल होना कैप्टन चू के निष्पक्ष आचरण के सिद्धांत का कुछ हद तक उल्लंघन था। बिना किसी औचित्य के दूसरों पर हमला करना न्यायसंगतता के विरुद्ध कार्य था। सीधे शब्दों में कहें तो कैप्टन चू कुछ हद तक बोले थे। ऐसे लोगों को प्रलय में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ठीक ऐसे ही लोगों की वजह से फेयर कॉनॉय की स्थिति कैमल ट्रेन की तुलना में कहीं बेहतर थी। इससे काफिले के सदस्यों का उस पर भरोसा भी बढ़ गया। आखिरकार कोई भी बुरे इरादों वाले व्यक्ति के आसपास रहना नहीं चाहता था। हर कोई अच्छे लोगों से दोस्ती करना पसंद करता है। हालांकि चेन ये चूचे के रवैये से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं जताया। वे सभी वयस्क थे, इसलिए छोटी मोटी बातों पर उनके बीच झगड़ा होने की संभावना कम थी। चेन ये केवल किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए खुद को तैयार कर सकता था। फिर गुलाबी बालों वाली लड़की थी। उसका रुख दोनों के बीच में था और वह कुछ हद तक चेन ये के रुख की ओर झुकी हुई थी। ये स्पष्ट नहीं था कि इसका कारण उनके बीच का रिश्ता था या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो गुलाबी बालों वाली लड़की अभी भी युद्ध उन्मुख थी। जहां तक आयरन लान की बात है, यह आदमी हमेशा से ही सरल स्वभाव का और मूर्ख था, इसलिए उसकी कोई खास राय नहीं थी। जासूसी रेडियो से आ रही आवाजों ने चेन ये को कुछ हद तक संदेह में डाल दिया। क्या वह सचमुच अच्छा इंसान नहीं था? जब चेन ये का सामना ऊंटों के काफिले से हुआ तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उनके खिलाफ संदिग्ध सौदेबाजी करने पर विचार करने की थी। लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। यहां तक कि बूढ़े मो ने भी किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। चिंता मत करो, वह युवक चूचे एक अच्छा इंसान है। मैं देख सकता हूं कि उनके काफिले में बचे हुए सभी लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेडियो से ओल्ड मैन मो की आवाज आ रही थी। कप्तान सही कह रहा है। उम्मीद है कल का कारोबार सुचारू रूप से चलेगा। चिंता मत करो, सभी को जल्दी वापस जाकर आराम करना चाहिए। जम्हाई लेना। चूचे ने हाथ बढ़ाकर रेडियो बंद कर दिया। चेन ये ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो भी हो, आप कप्तान हैं, आपकी बात ही मानी जाएगी। ये भी गलत नहीं है, सतर्क रहना अच्छी बात है। ठीक है, सब लोग वापस जाकर आराम करें, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। सभी लोग एक एक करके तंबू से बाहर निकल गए। गुलाबी बालों वाली लड़की चेन ये के पीछे पीछे चल रही थी। अपनी कोहनी से उसकी बांह को हल्का सा धक्का देते हुए फुसफुसा रही थी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होंगे? चेन ये ने भी फुसफुसाते हुए जवाब दिया, अन्यथा अगर तुम होते तो क्या करते? गुलाबी बालों वाली लड़की ने एक पल सोचा, मैं समझ गई। ये कहकर वह मुड़ी और दूर स्थित रेत के टीले की ओर चल पड़ी। अरे, इतनी रात हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? तलवारबाजी की तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी पोनीटेल को झटका दिया, जिससे चेन ये की एक बेहद खूबसूरत आकृति सामने आ गई। चेन ये ने मन ही मन लड़की को थम्स अप का इशारा दिया। शराब की आधी लंबी टांगों वाली हाई स्कूल की लड़की अब गुलाबी बालों वाली एक प्रेरित हाई स्कूल की लड़की में बदल गई थी। कुछ ही दूरी पर ऊंटों के काफिले में लोग चल रहे थे। चेन ये ने उधर देखा और पाया कि भेड़ियों के झुंड का नियंत्रण करने वाला युवक इस समय अपने भेड़ियों के साथ ऊंटों के काफिले की गश्त कर रहा था। रक्तचंद्र की रोशनी में चेन ये की दाहिनी आंख चमक रही थी। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि उसे पहले की तुलना में चीजों को कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बना रही थी। चेन ये ने देखा कि वह आदमी ऊंटों के माथे पर हाथ रख रहा था और मानो कुछ कह रहा हो। कभी कभार कुछ अजीबोगरीब शब्द सुनाई देते थे। पहले कुछ बेचैन रहने वाले ऊंट उस आदमी के स्पर्श से शांत और आज्ञाकारी हो गए। इस व्यक्ति का क्रम वास्तव में जानवरों से संबंधित था। गहन अवलोकन करने के बाद चेन ये अपने मुंह में सिगरेट लिए हुए अपनी सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक में वापस लौट गया। क्योंकि ट्रक की छत उड़ गई थी, चेन ये खुले आसमान के नीचे सोने के लिए वापस लौट आया था। यदि क्षितिज पर दिखाई देने वाले रक्तचंद्र को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तारों से भरा आकाश वास्तव में एक ताजगी भरा सुंदर दृश्य था। मानव जनित औद्योगिक प्रदूषण के अभाव में इस अवधि के दौरान हवा कहीं अधिक स्वच्छ प्रतीत हो रही थी। उसने सिस्टम की तकनीक व्युत्पत्ति की उल्टी गिनती पर एक नजर डाली। 13 घंटे शेष हैं। भविष्य में यदि उसे साधना तकनीकें प्राप्त हो जाएं, तो उसकी अलौकिक क्षमताओं का विकास बहुत तेजी से होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि जल्द ही वह दूसरे चरण में पहुंच सकेंगे। जहां तक कल की बात है, चेन ये ने अपनी कमर पर बंधी हुई माचेटी को और कस लिया। यदि चूचे संपर्क को सुचारू रूप से पूरा करना भी चाहे तो भी शायद इसे हासिल करना मुश्किल होगा। आखिरकार यही तो प्रलय थी। चेन ये और अन्य लोगों के तंबू से चले जाने के बाद
चूचे की आंखें झपकी, क्योंकि वह भी चेनये द्वारा पहले कही गई बातों के बारे में सोच रहा था। वह अपने कामकाज के कुछ सिद्धांतों का पालन करता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। चेनये की बातें तर्कसंगत थीं। ऐसा नहीं था कि वह अनजान था, लेकिन कप्तान होने के नाते वह उन्हें अभी हमला करने की तैयारी करने का समर्थन नहीं कर सकता था। चूचे ने खुद को इस काफिले के कप्तान होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किया। महज कुछ महीनों में विश्व की जनसंख्या 99% से अधिक, संभवतः उससे भी अधिक, घट गई थी। अब वहां बहुत कम इंसान बचे थे। जितना हो सके कम से कम लोगों को मारना बेहतर है। यही कारण था कि चूचे, ये जानते हुए भी कि जू जियाओ काफिले के भीतर परेशानी पैदा कर रही थी, उसने उसे नहीं मारा था। चेनये के शब्दों को याद करते हुए कैप्टन चू ने फिर भी रेडियो चालू कर दिया। आज रात कैप्टन चू ने पूरी रात छुपकर बातें सुनने के लिए जासूसी रेडियो का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शायद वह कुछ अलग तरह की सामग्री सुन सके। तभी जासूसी रेडियो से एक आवाज आई। मुझे याद है कि तुम लिटिल चू के काफिले से हो, है ना? तुम मेरे तंबू में क्यों आए हो? यह ओल्ड मैन मो की आवाज थी। फिर और कुछ नहीं बचा था। लेकिन चूचे का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। हालांकि यह वाक्य संक्षिप्त था, इसके निहितार्थों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या हमारे काफिले में से कोई है? और बूढ़े मो ने उन्हें पहचान लिया। क्या आप ऊंटों के काफिले में ओल्ड मैन मो के तंबू में गए थे? कौन था? सन शीशी, लॉ सिंह या चेनये? चूचे आगे कही जाने वाली बातों को सुनने के लिए उत्सुक थी। ईव्सड्रॉपिंग रेडियो ने फिर कभी कोई आवाज नहीं की। सांस लेने की आवाजें भी धीमी होती चली गईं। गलत। क्या इस जासूस को जासूसी रेडियो के काम करने का तरीका पता है? जासूसी रेडियो की कार्यप्रणाली जानने के बाद ही वे पूरी तरह चुप रह सकते थे। संचार के कई ऐसे तरीके थे जिनमें बोलने की आवश्यकता नहीं होती थी। चूचे की आशंकाएं उत्तरोत्तर भयावह होती गईं। आखिर वह कौन था? ... जैसे ही क्षितिज पर भोर की पहली किरण दिखाई दी, शिविर में हलचल मच गई। ऊंटगाड़ी की तरफ से बचे हुए लोग सबसे पहले रवाना हुए। इन बचे हुए लोगों ने ऊंटों के काफिले और काफिले के बीच एक बड़ा खुला क्षेत्र साफ कर दिया। फिर उन्होंने ऊंटों की पीठ से सामान उतारना शुरू कर दिया। ये कहना ही पड़ेगा कि ऊंटों के काफिले में आपूर्ति वास्तव में प्रचुर मात्रा में थी। प्रत्येक ऊंट की पीठ पर कई फूले हुए बड़े बड़े थैले लदे हुए थे। उन्होंने पहले मो हुआइरेन को यह कहते हुए सुना था कि वे हाल ही में कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए एक छोटे से शहर के बाहरी इलाके में गए थे, इसलिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में भंडार था। चेनये ने उनमें एक छोटा सा डेस्कटॉप इलेक्ट्रिक पंखा भी देखा। ये वस्तु दूसरों के लिए बेकार थी, लेकिन उनके लिए यह बेहद उपयोगी था। वाहन की बैटरी अब आधी चार्ज हो चुकी थी और कुछ बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त थी। गाड़ी में एयर कंडीशनिंग नहीं थी, इसलिए उसने ये छोटा सा इलेक्ट्रिक पंखा अंदर रख दिया। एयर कंडीशनिंग जितना असरदार तो नहीं था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वस्तु बहुत महंगी नहीं होगी। चेनये ने कई कैसेट टेप भी देखे। इस युग में कैसेट टेप ढूंढना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि हर कोई गाने सुनने के लिए अपने फोन पर म्यूजिक ऐप का इस्तेमाल करता था। लेकिन प्रलय के समय ये वस्तुएं मूल्यवान थीं। अगर उसे एक कैसेट प्लेयर मिल जाए तो भविष्य में गाड़ी चलाना इतना उबाऊ नहीं होगा। वहां विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के डिब्बे और पीने का पानी भी मौजूद था। जल्द ही एक विशाल कंकाल ने चेनये का ध्यान आकर्षित किया। यह देखने में गाय के कंकाल जैसा लग रहा था, लेकिन सामान्य कंकाल से कहीं ज्यादा बड़ा था। क्या ये अद्भुत सामग्री थी? इतनी विशाल और अद्भुत सामग्री! अगर यह साधारण वंडर मटेरियल भी होता तो भी शायद यह उल्लेखनीय होता। चेनये के मन में लंबे समय से एक विचार था, अगर वह कुछ उपयुक्त वंडर सामग्री प्राप्त कर ले और उनका उपयोग एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक पर करे तो शायद वह एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक को एक वंडर में बदल सके। उसके सामने मौजूद बैल का यह विशाल कंकाल स्पष्ट रूप से बहुत उपयुक्त था। उसे बस यह नहीं पता था कि वंडर मटेरियल की गुणवत्ता कैसी थी। उन्होंने सिस्टम के मूल्यांकन फंक्शन को सक्रिय किया। इसके लिए वास्तव में 70 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C85 चेनये का लालच। वॉच द बेस्ट कॉस्प्ले गिव्स फाइंड कैम्स लाइव। शॉप एवरीथिंग यू नीड। ओपन AliExpress ऐप। इसके लिए वास्तव में 70 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, जो चेनये की अपेक्षाओं से परे था। चेनये ने अब अपने स्वयं के मूल्यांकन मानक विकसित कर लिए थे। सामान्य तौर पर 100 स्लॉटर पॉइंट से कम मूल्य वाली कोई भी वस्तु ज्यादातर साधारण वंडर मटेरियल होती थी, और अगर उन्हें वंडर में बदल भी दिया जाए तो भी उन्हें शीर्ष 2000 में स्थान नहीं दिया जा सकता था। लेकिन 70 स्लॉटर पॉइंट्स पहले से ही काफी बड़ी संख्या थी। बिना सोचे समझे चेनये ने सीधे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया। सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान की। वस्तु का नाम, नरभक्षी 2 सिर वाले बैल की हड्डी। प्रकार, अपेक्षाकृत बहुमूल्य अद्भुत सामग्री। उत्पत्ति, एक नरभक्षी 2 सिर वाले बैल द्वारा छोड़ी गई बैल की हड्डी, जिसे 5 सीक्वेंस सुपर उपयोगकर्ताओं ने घेर कर मार डाला था। इस प्रक्रिया में एक सीक्वेंस सुपर उपयोगकर्ता का सिर भी उस 2 सिर वाले बैल ने काट डाला था। टिप्पणी, इस वस्तु में विलक्षण ऊर्जा समाहित है। यदि इसे किसी अद्भुत वस्तु में रूपांतरित किया जाए तो यह एक बहुत ही उत्कृष्ट और विशाल आकार की अद्भुत वस्तु बन जाएगी। ये संग्रहणीय एक अद्भुत सामग्री है। उसके सामने पड़ी बैल की हड्डी को देखकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह आदमखोर 2 सिर वाला बैल कितना विशाल रहा होगा।
यदि बैल की हड्डियों के इस समूह का उपयोग किसी अजूबे को बनाने के लिए किया जाता तो निस्संदेह यह एक विशाल अजूबा होता। इसलिए चेन ये ने अपने खुद के सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक के बारे में सोचा। जब तक पर्याप्त स्लॉटर पॉइंट्स का भुगतान किया जाता था, सिस्टम उसकी योजनाओं के अनुसार इसे अपग्रेड और संशोधित कर सकता था। अगर वह सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को किसी चमत्कार में बदल सकता, सर्वनाश की स्थिति में उसके जीवित रहने की संभावना निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। सिस्टम, क्या इस वस्तु का उपयोग सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को वंडर में बदलने के लिए किया जा सकता है? वह परिचित छोटा वृत्त फिर से घूमने लगा। जल्द ही सिस्टम ने जवाब दे दिया। आदमखोर 2 सिर वाले बैल की हड्डी को सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक में एकीकृत करने के लिए वर्तमान में 2 संभावित समाधान हैं। पहला चरण, बैल की हड्डी को पिघलाकर वाहन के ढांचे में एकीकृत करें, जिससे ढांचे की कठोरता में सुधार हो सकता है और प्रभावों से होने वाले विरूपण को रोका जा सकता है। दूसरा, बैल की हड्डी को पिघलाकर उसे चेसिस फ्रेम और अंडरकैरेज में एकीकृत करें, जिससे वाहन के ऑफ रोड प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है और साथ ही बॉडी की कठोरता में भी सुधार किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो एक विकल्प में वाहन की बाहरी मजबूती को बढ़ाने के लिए पिघली हुई बैल की हड्डी का उपयोग किया गया था। दूसरे ने वाहन की आंतरिक कठोरता को बढ़ाया। इससे पहले जब उन्होंने एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक को अपग्रेड किया था, तब उन्होंने एक चेसिस फ्रेम और अंडरकैरेज सेट डिजाइन किया था, लेकिन उस समय स्लॉटर पॉइंट्स बचाने के लिए। इसलिए यह डिजाइन योजना काफी बुनियादी साबित हुई, जिसमें सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराई गई सबसे सस्ती सामग्री का उपयोग किया गया। हालांकि सिस्टम के उत्पादों द्वारा गारंटीकृत, लेकिन रेत के तूफान का अनुभव करने के बाद यह बहुत ही बुनियादी और सरल था। वाहन का ढांचा थोड़ा विकृत हो गया था। इसके अलावा वाहन लगातार रेगिस्तानी इलाके में चल रहा था, जिससे उस पर और भी अधिक दबाव पड़ रहा था। गाड़ी चलाते समय चेन्ये को कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि वाहन किसी नर्म शरीर वाले प्राणी की तरह व्यवहार कर रहा है, और कभी कभी उससे चरमराहट जैसी असामान्य आवाजें निकलती हैं। अगर टक्कर हो जाती है तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। चेन्ये को चोट भी लग सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि सिस्टम द्वारा निर्मित वस्तुएं घटिया होती हैं। अगर उन्हें रेत के तूफान का सामना न करना पड़ा होता तो यह चेसिस फ्रेम और अंडरकैरेज सेट चेन्ये के लिए कई वर्षों तक सामान्य पक्की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता। लेकिन यही तो प्रलय थी। भविष्य में उन्हें अत्यधिक कठिन वातावरण में ऑफ रोडिंग करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए एक अच्छा चेसिस और फ्रेम सेट अत्यंत महत्वपूर्ण था। शुरू में उसने अलौकिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने की विधि का पता लगाने के बाद सिस्टम का उपयोग करके उसकी मरम्मत करने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से उसे बैल की हड्डियों का यह समूह मिला। अगर वह इस बैल की हड्डी के सेट का इस्तेमाल करके एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक को अपग्रेड करता है तो ट्रक में निश्चित रूप से काफी सुधार होगा। इससे कुछ अतिरिक्त आश्चर्यजनक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। तब तक सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक शायद सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक अजूबा भी बन जाएगा। क्या छोटी चेन को यह चीज चाहिए? चेन ये जब मन ही मन हिसाब लगा रहा था, तभी उसके बगल से एक बुजुर्ग की आवाज आई। वह बूढ़ा मोहवाइरेन था। बूढ़े व्यक्ति के मुंह में धूम्रपान करने का पाइप था और वह चेन्ये को एक शरारती, कुछ हद तक द्वेषपूर्ण भाव से देख रहा था। चेन्ये के मुंह में भी सिगरेट थी। उसकी बाईं आंख अभी भी सफेद थी। चूंकि वह मन ही मन समस्याओं पर विचार कर रहा था, उसके चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई थी, जिससे वह कुछ हद तक असभ्य भी लग रहा था। उन दोनों के एक साथ खड़े होने से उनके चारों ओर 3 झांक के दायरे में मौजूद सभी जीवित प्राणी डरकर भाग सकते थे। निश्चित रूप से इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से आसपास के सभी जीवित बचे लोग उनसे दूरी बनाए रखने लगे। कैप्टन मो, सुप्रभात। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन मो इतनी जल्दी उठ जाएंगे। चेन्ये ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को बदलकर अधिक मिलनसार दिखने की कोशिश की। चेन्ये के पहले के हाव भाव को देखकर बूढ़ा मो भी चौंक गया था। उसे लगा कि युवक किसी भी क्षण हमला कर सकता है। चेन्ये के चेहरे पर नरमी देखकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी काफी राहत का भाव आ गया। हाँ, आज सुबह जल्दी करना होगा। जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए उतना अच्छा है, ताकि कोई परेशानी न हो। इस कथन में दोहरा अर्थ निहित था। चेन्ये ने बिना कोई जवाब दिए हे वाली हंसी दी। बैल की हड्डियों का ये सेट हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। इससे पहले ऊंटों के काफिले में 5 सीक्वेंस सुपर थे। बाद में उनका पीछा एक नरभक्षी 2 सिर वाले बैल ने किया। इस 2 सिर वाले बैल को मारने के लिए सीक्वेंस सुपर में से एक को फिर कभी जागना नहीं पड़ेगा। उस समय हमने बहुत से लोगों को खो दिया। ये कहते समय बूढ़े मो के चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। बूढ़े व्यक्ति को इस हालत में देखकर चेन्ये को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सांत्वना दे। इस प्रलय में प्रतिदिन लोग मर रहे थे, लेकिन विसंगतियां ऊंटों के काफिले का पीछा क्यों करेंगी? सामान्य परिस्थितियों में एक पथ प्रदर्शक को कप्तान बनाकर चलाई जाने वाली टीम का पीछा विसंगतियों द्वारा किए जाने की संभावना कम होती है। क्या कोई अजीब घटना घटी हो सकती है, मानो चेन्ये के विचारों को भेद रहा हो? बूढ़े मो ने असामान्य रूप से आगे कहा, हमारे पथ प्रदर्शक की उपस्थिति में अधिकांश विसंगतियों द्वारा हमारा पीछा किए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन हर चीज के अपवाद होते हैं। इसके अलावा लिटिल चू की तरह मैं भी सीमित क्षमताओं वाला एक सीक्वेंस एक डेंजर सेंस हूं। विसंगतियों की क्षमताएं भी अविश्वसनीय रूप से विविध हैं। विसंगतियों की कई क्षमताएं ऐसी हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल इस नरभक्षी 2 सिर वाले बैल की तरह। ठीक है नौजवान, मैंने इतना तो समझा दिया। अब तुम बैल की हड्डियों के इस सेट के बदले क्या करने की योजना बना रहे हो?
चेन ये के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। इस समय उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति वह सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक और उसकी कमर के पीछे छिपी हुई रक्तद्वेषपूर्ण माचेटी थी। इन दोनों वस्तुओं का व्यापार करना बिल्कुल असंभव था। गाड़ी में कुछ खाने का सामान भी था, लेकिन बचा हुआ भोजन बहुत कम था और इसका व्यापार भी नहीं किया जा सकता था। उसने पहले मानव चेहरे वाले बिच्छू को मारकर वंडर मटेरियल्स का एक हिस्सा प्राप्त किया था, लेकिन इसके लिए बाकी 3 लोगों की सहमति आवश्यक होगी। यह स्पष्ट रूप से असंभव था। चेनये ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस उत्सुक थी। कैप्टन मो, ये चीज इतनी कीमती है, मैं इसे बदलने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकती। बूढ़े मो ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। तो वो बिल्कुल कंगाल है। बूढ़े मो ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया, कुछ साधारण शिष्टाचार की बातें की और चले गए। चेनये ने अनिच्छा से बैल की हड्डियों के इस ढेर से अपनी नजरें हटाईं और दूसरी चीजों को देखने के लिए मुड़ गया। ये कहना ही पड़ेगा कि ऊंटों के काफिले में वाकई कई अच्छी बातें थीं। उससे कहीं बेहतर हालत में है ये कंगाल। इतना ही नहीं, उनके पास खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि बोतलबंद पानी के भी कई दर्जन डिब्बे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कल रात ओल्ड मैन मो का यह दावा सच था कि उन्होंने केवल एक इमारत के आपूर्ति केंद्र से सामान लूटा था। चेनये को यह नहीं पता था कि दूसरों की नजरों में उसकी आंखें इस समय हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, जो पूरी तरह से लालच से भरी हुई थीं। वह देखने में बिल्कुल भूखे प्यासे डाकू जैसा लग रहा था। वाहन काफिले में बचे हुए लोग भी जाग गए थे। उन सभी ने काम शुरू कर दिया था। ऊंटों के काफिले के दूसरी तरफ कई लोगों का सामान भी एक एक करके रखा गया था। इनमें से आयरन लान की आपूर्ति सबसे अधिक थी, जिसने खुले मैदान में एक बड़ा क्षेत्र घेर रखा था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C86 अतिरंजित कीमतें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। आयरन लान के काफिले में सबसे ज्यादा लोग और सबसे ज्यादा सामान था। इससे पहले कई जीवित बचे लोगों की मौत हो जाने के बाद उनका सामान आयरन लान की निजी संपत्ति बन गया। जब भी आपूर्ति सामग्री एकत्र की जाती थी, आयरन लान के वाहनों पर बचे हुए लोगों द्वारा प्राप्त की गई कोई भी आपूर्ति सामग्री भी सामूहिक संपत्ति बन जाती थी। लंबे समय तक धन संचय करने के कारण आयरन लान इस काफिले में सबसे धनी व्यक्ति थे। बेशक सबसे ज्यादा खपत करने वाला व्यक्ति भी वही था। इन लोगों ने अपनी सारी सामग्री दान कर दी और आयरन लान उनकी दैनिक जरूरतों का भी ख्याल रखता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे भूख से न मरें। यदि एकत्रित सामग्री से भरपूर फसल प्राप्त हुई, उनकी दैनिक जरूरतों का भंडार अधिक प्रचुर मात्रा में होगा। अगर आपूर्ति कम होती थी, जैसा कि हाल ही में हुआ, तो उन्हें दिन में केवल 2 कटोरी पतला दलिया ही मिलता था। इसके अलावा आयरन लान के वाहन में सवारी करने की सुविधा बुनियादी सुरक्षा प्रदान करती थी। वे तीनों जीवित बचे लोग जो पहले मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे, हालांकि वे उनसे अधिक स्वतंत्र रूप से रहते थे, लेकिन संभवतः उनके शव धूप में सूखकर मांस के टुकड़े बन चुके थे। आयरन लान का सामान जमीन पर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजें थी नवीनतम मॉडल के फ्रूट फोन के डिब्बे ही डिब्बे। सर्वनाश से पहले ये ठोस मुद्रा थे, जिनकी कीमत 10,000 से अधिक थी और शीर्ष कॉन्फ़िगरेशन की कीमत 20,000 तक भी पहुंच जाती थी। किसी को नहीं पता था कि आयरन लान को ये चीजें कहां से मिलीं। सर्वनाश के बाद भी ये फोन संभवतः ईंटों में बदल गए होंगे, लेकिन फिर भी ये काफी ध्यान आकर्षित करने वाले थे। बेशक कोई भी वास्तव में इन फोनों के बदले अपना फोन नहीं बेचना चाहेगा। वहां कुछ कपड़े और इसी तरह की अन्य वस्तुएं भी थीं। जहां तक खाने की बात है, कुछ लोग वहां भी थे। यदि आप पीने के पानी का आदान प्रदान करना चाहते थे, तो उसके बदले केवल भोजन का ही आदान प्रदान किया जा सकता था। वहां शराब की कई बोतलें और सिगरेट भी थीं। जब इन वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया, तो चेन ये स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह बुरा बदमाश मोहुआइरिन दूर से ही उन्हें सूंघते हुए आ रहा था। ये व्यक्ति भी चेन ये की तरह ही लंबे समय से धूम्रपान करता आ रहा था। उन दिनों में निर्मित सिगरेट प्राप्त करना आसान काम नहीं था। सनशीशी की आपूर्ति आयरन लान की तुलना में कम प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब उसने चाकुओं की वह कतार लगाई, तो इसने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रेट जिया में बंदूकें प्राप्त करना मुश्किल था, इसलिए ये तलवारें बहुमूल्य वस्तु बन गईं। हालांकि ये सिर्फ साधारण चाकू थे और विसंगतियों के खिलाफ बेकार थे। लोगों से बातचीत करते समय वे अब भी काफी डरावने लगते थे। सर्वनाश की स्थिति में विसंगतियां न केवल लोगों को मार सकती थीं, बल्कि कभी कभी मनुष्य विसंगतियों से भी अधिक भयावह होते थे। कैप्टन चू की वस्तुएं विविध और भिन्न प्रकार की थीं। उसके पास हर तरह की चीजें थीं। इनमें सबसे आकर्षक निस्संदेह मानव चेहरे वाले बिच्छू से प्राप्त 2 अद्भुत सामग्रियां थीं। कप्तान चू ने इन दोनों वस्तुओं को बाहर लाने से पहले दूसरों से चर्चा की थी। हालांकि हर कोई चाहता था कि ये दोनों अद्भुत सामग्रियां अवसर मिलने पर चमत्कारों का सृजन करें। मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं देते थे। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता पीने के पानी की समस्या का समाधान करना था, इसलिए अनिच्छा के बावजूद उन्हें बाहर लाना पड़ा। चेन ये की आपूर्ति की बात करें तो वे उन अनेक लोगों में सबसे कमतर थे। कुछ चीजें पहले आए रेतीले तूफान में उड़ गई थीं, लेकिन सौभाग्य से कॉकपिट में कुछ खाना मौजूद था। चेन ये के पास एक हिस्सा निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां बाइजीयू की कई बोतलें भी थीं। इन्हें शिंगहुआ कस्बे में इकट्ठा किया गया था और तब से ये एक कोने में पड़े हुए थे।
पहले की सारी बियर सन शीशी ने बेच दी थी। इन शराबों को बाद में आपूर्ति के बदले बेचने के इरादे से जमा किया गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये अब भी काम आ सकती हैं। बेशक चेन ये के पास कुछ सिगरेट भी थी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में चेन ये इन सिगरेटों को कभी बाहर नहीं निकालता। खरीदारी की तरह चेन ये ऊँटों के काफिले के हर स्टॉल के पास से एक एक करके गुजरी। मिली जानकारी के आधार पर ऊँटों के काफिले में मौजूद अधिकांश सामान कई सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ताओं से संबंधित था। गुलामों के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी। बेशक प्रत्येक स्टॉल पर कई दुबले पतले गुलाम उनकी देखरेख में मदद कर रहे थे। इसे चेन ये और अन्य लोगों को सेवा प्रदान करने के रूप में भी देखा गया। चेन ये, आयरन लान और सन शीशी इन स्टॉलों के सामने कुछ देर तक रुके रहे। इस समय उनके सहायक भी ऊँटों के काफिले के अस्तबलों के आसपास चक्कर लगा रहे थे। जहां तक कप्तान चूचे की बात है, वह बुरिमो के साथ पहले ही एक तंबू में गायब हो चुके थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वे बड़े पैमाने पर सौदों पर चर्चा कर रहे थे। आप इसे कैसे बदलेंगे? इसका साइज क्या है? चेन ये ने सफेद और लाल रंग के हाई टॉप आईजुई स्नीकर्स की एक जोड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा। अगर ये जूते असली होते तो प्रलय से पहले इनकी कीमत कम से कम 2000 से अधिक होती। उसके पिछले जूतों के तलवे रेगिस्तान में पिघल गए थे, इसलिए चेन ये अभी भी चप्पल पहने हुए थी। रेगिस्तान में फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अंततः रेगिस्तान को अवश्य ही छोड़ देगा और उस समय उसके लिए जूतों की एक जोड़ी होना महत्वपूर्ण होगा। उस स्टॉल को एक ऐसे युवक द्वारा चलाया जा रहा था जिसके गाल बहुत पिचके हुए थे। सवाल सुनकर उसने कमजोर स्वर में अपना सिर उठाया। साइज 43 2 चावल या इंस्टेंट नूडल्स के 10 पैकेट। चेन ये के मुंह में सिगरेट को देखते हुए युवक ने कहा, सिगरेट का एक पैकेट भी चलेगा, किसी भी तरह की चलेगी। ये जूते कोलैबोरेशन एडिशन है, प्रामाणिकता की गारंटी है, आप इन्हें अपनी इच्छानुसार जांच सकते हैं। चेन ये ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए तुम्हें 2 जिन चावल चाहिए। अगर यह प्रलय से पहले की बात होती और चेन ये ने इस तरह पूछने की हिम्मत की होती तो शायद किसी ने उसके चेहरे पर थूक दिया होता। युवक भी उत्तेजित हो गया। जब मैंने ये जूते खरीदे थे तब मैंने 3000 से अधिक खर्च किए थे। क्या 2 जिन चावल बहुत ज्यादा हैं? तुम्हें पता है वो उस जमाने की बात थी। इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट? तुम। युवक की छाती ऐसे तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी मानो उसका अपमान हुआ हो। उसने जूतों की तरफ देखा, फिर चेन ये की तरफ। उसकी आंखों में नमी आ गई। दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं सौदा करूंगा। इन 2 शब्दों ने मानो उसकी बची हुई आखिरी शक्ति भी खत्म कर दी। चेन ये गाड़ी की ओर मुड़ा, ओल्ड अल्टर पिकल्ड वेजिटेबल्स फ्लेवर का एक पैकेट निकाला और उसे फेंक दिया। युवक ने अपने हाथ में रखी पुरानी वेदी की अचार वाली सब्जियों को देखा। उसके चेहरे पर कब्ज के भाव थे। कम से कम मुझे ब्रेस्ड बीफ का स्वाद तो दे दो। मुझे पुरानी वेदी की अचार वाली सब्जियां पसंद नहीं हैं। इसे मानो या ना मानो, बस यही बात है और कुछ नहीं। चेन ये नीचे झुकी, सहयोग संस्करण के सफेद और लाल रंग के हाई टॉप आईजुई जूते उठाए और उन्हें बॉक्स के साथ ले गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, युवक के हाथ से ओल्ड अल्टर पिकल्ड वेजिटेबल्स छीन ली, उपहास किया और चला गया। युवक के होंठ बुरी तरह फड़फड़ाए, उसकी आंखों से आंसू लगभग छलक रहे थे। ये जूते उन्हीं के थे। 3000 से अधिक कीमत के जूते ओल्ड अल्टर पिकल्ड वेजिटेबल्स के सिर्फ एक डिब्बे के बदले में बेचे गए और इसे जब्त भी कर लिया गया था। जीवन असहनीय था। बेशक आज वह कुछ खाने का सामान हासिल करने में कामयाब रहा था, इसलिए उसे रात के खाने के बदले में एक चम्मच सादा सूप मिलेगा। चेन ये फिर से उसी छोटे डेस्कटॉप पंखे के पास आ गया जिसे वह पहले देखता था। उसने इस वस्तु के बदले 3 सिगरेट का आदान प्रदान किया। ये छोटा पंखा तो पहले के उन आईजुई जूतों से भी कम कीमती था। बिजली न होने के कारण ये छोटा पंखा महज एक सजावट की वस्तु बनकर रह गया था। जहां तक उन कैसेट टैपों की बात है, चेन ये ने सिर्फ एक सिगरेट के बदले कई दर्जन टैपों के बक्से हासिल कर लिए। ये चीजें प्रलय से पहले ही अवांछित थीं। वर्तमान प्रलय में उनकी और भी अधिक उपेक्षा की गई। अब अधिकांश वाहन ब्लूटूथ प्लेबैक को सपोर्ट करते हैं और यहां तक कि पुराने मॉडल भी केवल डिस्क को ही सपोर्ट करते थे। केवल कुछ विशिष्ट समूहों के लोगों के पास ही ऐसी मशीनें थीं जो कैसेट टेप जैसी पुरातन चीजों को चला सकती थीं। लेकिन चेन ये अलग थी। जब तक उसके पास स्लॉटर पॉइंट्स थे, वह उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज के बदले में दे सकता था। चेन ये ने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही उसके पास कुछ और स्लॉटर पॉइंट्स बचेंगे, वह सिस्टम से एक कार प्लेयर के बदले में उन्हें देने का अनुरोध करेगा जो कैसेट टेप चला सके। उसने अभी सिस्टम से परामर्श किया था। कैसेट टेप चलाने वाले कार प्लेयर के बदले में केवल 80 स्लॉटर पॉइंट्स की आवश्यकता थी। चेन ये इस राशि के वह धन चुकाने को तैयार था। कम से कम भविष्य में ड्राइविंग इतनी उबाऊ तो नहीं होगी। चेन ये की आर्थिक स्थिति अब इतनी अच्छी हो गई थी कि वह मनोरंजन के बारे में सोचना शुरू कर सकता था। युवक, हाँ, तुम अपनी उस बैजियू के बदले क्या सौदा करोगे? चेन ये के कानों में एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। तंबू से अभी बुरामो बाहर आया था। इस व्यक्ति की निगाहें स्पष्ट रूप से चेन ये की बैजियू पर टिकी हुई थीं। ये बुरा आदमी तंबाकू या शराब के मामले में बिल्कुल भी नखरे नहीं करता था। जब उसने चेन ये के स्टॉल पर बैजियू देखी तो वह खुद को वहां से हटा नहीं सका। इसके बदले अपनी बैल की हड्डियां दे दो। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C87, चेन ये तो सरासर शैतान है।
सर्वनाश की स्थिति में मौद्रिक प्रणाली बहुत पहले ही ध्वस्त हो चुकी होगी। 10 लाख रुपये से शायद एक सिगरेट भी न खरीदी जा सके। मौजूदा व्यापार प्रणाली में भोजन सबसे स्थिर मुद्रा थी। अन्य आपूर्तियों को दूसरे स्थान पर रखा गया। भोजन के बदले कुछ भी दिया जा सकता था, यहाँ तक कि लोग भी व्यापार योग्य वस्तुएं थे। जैसे कि चेन ये ने अभी जो सफेद और लाल रंग के लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशन स्नीकर्स हासिल किए हैं, जिनकी कीमत प्रलय से पहले 3000 थी। अब चेन ये ने उन्हें पुरानी वेदी पर रखी अचार वाली सब्जियों की सिर्फ एक बाल्टी से ही हासिल कर लिया था। यदि कोई भोजन के बदले भुगतान करने को तैयार हो तो चमत्कारिक सामग्रियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। रेगिस्तानी वातावरण में भोजन से भी अधिक कीमती चीज पीने का पानी था। सैद्धांतिक रूप से मनुष्य बिना भोजन के 3 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वे केवल 72 घंटे ही जीवित रह सकते थे। रेगिस्तान जैसे वातावरण में ये सैद्धांतिक समय शायद और भी कम हो सकता है। इसलिए जल संसाधन अब सबसे मूल्यवान थे। चूचे और बूढ़े मों के बीच हुई बातचीत में मानव चेहरे वाले बिच्छू के कवच और मानव चेहरे वाले बिच्छू की त्वचा का आदान प्रदान केवल 10 केस बोतलबंद पानी के बदले हुआ था। एक केस में 12 बोतलें होती हैं, प्रत्येक बोतल 550 मिलीलीटर की होती है। सर्वनाश से पहले ऐसी अद्भुत सामग्रियों की कीमत सैकड़ों मिलियन, शायद उससे भी अधिक होती। ये समझना आवश्यक था कि इन सभी अद्भुत सामग्रियों में अकल्पनीय जादुई शक्तियां निहित थीं। लेकिन अब इन चीजों को केवल बोतलबंद पानी के 10 केसों के बदले ही बदला जा सकता था। यह पानी के बदले का सौदा नहीं था, ये जीवन के बदले का सौदा था। और यह सौदा केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बूढ़ा मों चूचे को हद से ज्यादा परेशान करने से डरता था। हालांकि विसंगतियों का सामना करते समय जीवन को बचाने के लिए वंडर मटेरियल्स को वंडर्स में ढाला जा सकता था। ऐसा उनके तैयार होने के बाद ही हुआ। काफिले के पास पानी खत्म हो चुका था। बचा हुआ पीने का पानी उन्हें केवल एक दिन के लिए ही जीवित रख सकता था, शायद पूरा दिन भी नहीं। उन अद्भुत सामग्रियों को शायद चमत्कारों में ढालने का मौका ही नहीं मिलता, इससे पहले कि पूरा काफिला निर्जलीकरण से मर जाता। हर चीज में जीवित रहने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई थी। सिगरेट और शराब जैसी वस्तुओं का महत्व केवल विशिष्ट समूहों के बीच ही था। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास सिगरेट होती तो आप उन्हें चेन ये से कुछ चीजों के बदले में दे सकते थे। और यह साधारण बैजियू बूढ़े मों की नजरों में एक बहुत ही दुर्लभ खजाना था। प्रलय के समय सुन्नता लाने के लिए थोड़ी शराब की आवश्यकता थी। हालांकि जब बूढ़े व्यक्ति ने चेन ये को बैल की हड्डियों के बदले अदला बदली का प्रस्ताव रखते सुना तो उसने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही जान लिया था कि तुम चालाक हो। तुम्हारी नजर सचमुच मेरी बैल की हड्डियों पर थी। बूढ़े मों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने चेन ये की चाल को पूरी तरह से समझ लिया हो। तो आप अदला बदली करेंगे या नहीं? सपने देखते रहो। जब तक तुम 50 बोरी चावल नहीं ला सकते तब तक मैं बैल की हड्डियों का सौदा तुमसे करने पर विचार नहीं कर सकता। बैल की उन हड्डियों के बदले बाईजीयू की 2 बोतलें लेना सचमुच असंभव था। चेन ये वैसे भी अंधेरे में तीर चला रहा था। जब तक चेन ये के पास और अधिक बाईजीयू नहीं होता तब तक लेन देन संभव नहीं होता। बाईजीयू जैसी चीजें, इन्हें न पीने से आपकी मौत नहीं हो जाएगी, लेकिन पानी न पीना सचमुच जानलेवा साबित हो सकता है। लिटिल चू, मेरे पास एक और सौदा है, क्या तुम इसमें रुचि रखते हो? चूचे को पास आते देख बूढ़े मों ने कामुक मुस्कान प्रकट की। चूचे को एक बुरी आशंका हुई, लेकिन फिर भी वह चलना बंद कर दिया। चेन ये ने पीछे मुड़कर दूर तक देखा। एक साधारण चेहरे वाली महिला रेत के टीले पर बैठी थी और उदासीन भाव से ठंडेपन से अपने हाथों पर पट्टियां लपेट रही थी। जैसे ही महिला ने चेन ये की निगाहों को भांप लिया, उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाकर चेन ये की ओर देखा, फिर वापस अपने हाथों पर पट्टियां बांधने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। पूरी प्रक्रिया में 0.1 सेकंड से भी कम समय लगा। इस महिला से कुछ ही दूरी पर एक युवक पूरी तरह से लबादे में लिपटा हुआ था। युवक ने चेन ये की निगाहों को भांप लिया और उसे ठंडी सी घृणा से देखते हुए हाथ से गला काटने का इशारा किया। चेन ये क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने पहली बार इस युवक को देखा था तो उसने आयरन लान की ओर ठीक वैसा ही इशारा किया था। उस समय इससे आयरन लान बेहद नाराज हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि उस छोटे आदमी का निशाना उस समय आयरन लान नहीं था बल्कि चेन ये ही था। बहुत दिलचस्प। चेन ये ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाए और युवक को मई की वसंत ऋतु की हवा की तरह एक गर्मजोशी भरी कोमल मुस्कान दी। युवक ने चेन ये को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा हो। चेन ये ने उस युवक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अगर इस इशारे से चेन ये नाराज हो जाता तो वह चेन ये नहीं होता। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि चेन ये उदार स्वभाव का था। यह समझना जरूरी था कि चेन ये बहुत ही तुच्छ व्यक्ति था। उसने बाद में इस लड़के से हिसाब बराबर करने की योजना बनाई थी। चेन ये ने अपनी निगाहें और दूर कर लीं। ऊंटों के काफिले के दास पहले ही सामान पैक करना शुरू कर चुके थे, जमीन पर सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित कर रहे थे और प्रस्थान के लिए उन्हें ऊंटों की पीठ पर बांधने की तैयारी कर रहे थे। आकाश पहले से ही उजाला हो चुका था और तापमान बढ़ रहा था। बूढ़े मों और चूचे अभी भी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। छोटे चे, मुझे लगता है कि तुम्हारे काफिले में जो शू उपनाम वाली महिला है वह काफी अच्छी है। क्या तुम उसे मुझसे बदल लोगे? मैं तुम्हें 5 नहीं 10 बोतल पानी दूंगा। आपको पता होना चाहिए, रेगिस्तान में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। और वह युवती जिसका उपनाम जो था,
कैसा रहेगा? उसे भी शामिल करके मैं पीने के पानी के 2 केस देने को तैयार हूं। यह उचित कीमत है ना? बूढ़े मुंह ने अपने होंठ चाटे और जूलीना की ओर देखा, जो थकी हुई लग रही थी लेकिन फिर भी उसका शरीर बहुत आकर्षक था, और जो शियाओ शियाओ वाहन के पास खड़ी होकर दूर देख रही थी। ये दोनों महिलाएं काफिले में सबसे आकर्षक थीं। वे महिलाएं भी थीं जिन्हें अनगिनत जीवित बचे लोगों ने रातों की नींद हराम करते हुए दिल से संजो कर रखा था। शायद बूढ़े मुंह की निगाहें कुछ ज्यादा ही तीखी थीं, जिससे दोनों महिलाओं को कुछ महसूस हुआ। उन्होंने उधर देखा और जब उनकी नजरें मो हुआइरेन की आंखों से मिली तो उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर कांप उठा, मानो कोई जंगली जानवर उन्हें घूर रहा हो। समय की गणना करें तो संपर्क लगभग 12 घंटे का ही रहा था। काफिले में मौजूद लोगों ने ऊंटों के काफिले में मौजूद गुलामों को भी देखा था। सभी को इस बात का एहसास हो गया कि चूचे जैसा कप्तान पाकर वे कितने भाग्यशाली थे। साथ ही उन्हें मो हुआइरेन और अन्य सीक्वेंस सुपर पावर्स के प्रति अत्यधिक भय महसूस हो रहा था। अब अगर वे मूर्ख नहीं थे तो चूचे के साथ हुई बातचीत से हर कोई अनुमान लगा सकता था कि यह बुरा आदमी क्या योजना बना रहा था। विशेषकर इसलिए क्योंकि जो शियाओ शियाओ और जूलीना बहुत दूर नहीं थी। वे दोनों पुरुषों के बीच की अधिकांश बातचीत सुन सकते थे। जो शियाओ शियाओ का पूरा शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा पीला और रक्तहीन था। जहां तक जूलीना की बात है, उसने विनती भरी निगाहों से चेन ये की ओर देखा और अपने शरीर को चेन ये के और करीब सटा लिया। मो हुआइरेन की बातें सुनकर चूचे के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। कैप्टन मो, कृपया इस बारे में दोबारा बात न करें। छी, नन्ही चू, तुम अभी भी बहुत बोली हो। ये तो प्रलय है। इतना अच्छा इंसान होने का क्या फायदा? कैसा रहेगा अगर मैं एक और शर्त जोड़ दूं? कल रात कोई मेरे तंबू में आया था। अंदाजा लगाओ उसने मुझे क्या बताया। चूचे का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें पता था कि पिछली रात मो हुआइरेन के तंबू में कोई घुस आया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कौन है, और उसने अनुमान लगाने की हिम्मत भी नहीं की। बिना कोई आवाज किए, यहां तक कि जासूसी करने वाला रेडियो भी उस व्यक्ति की पहचान और भूमिका का पता नहीं लगा सका। इसी वजह से कैप्टन चू पूरी रात करवटें बदलते रहे और सो नहीं पाए। चूचे के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शा रहे थे। महज कुछ ही सेकंड में कैप्टन चू के चेहरे पर कई तरह के बदलाव आए। उसने दांत पीसते हुए कहा, कैप्टन मो, जूलीना और जो शियाओ शियाओ इंसान हैं। वे सामान नहीं हैं। उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। अंतिम कुछ शब्द पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ बोले गए। जो शियाओ शियाओ एकदम बेजान सी हो गई, मानो उसने अभी अभी नरक का अनुभव किया हो। जूलीना की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने चेन ये की बांह पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। मो हुआइरेन ने चूचे की ओर देखा और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, कप्तान चू, आप सचमुच कप्तान चू हैं। मैंने आपको कम आंका था। इस बार मो हुआइरेन का संबोधन लिटिल चू से बदलकर कैप्टन चू हो गया। उनके लहजे में भी अधिक सम्मान झलक रहा था। छोड़ो इसे, मुझे अब इन दोनों महिलाओं की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही इतनी महिलाएं हैं कि मैं उन सभी का आनंद नहीं ले सकता। मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूं, कल रात मेरे तंबू में जो आई थी, उसका नाम जू जियाओ जियाओ था। उसने तुम सबके बारे में सबको बता दिया। उसने मुझे बताया कि सबके पास कौन कौन से क्रम हैं। कैप्टन चू, कभी कभी लोग बहुत दयालु नहीं हो सकते। याद रखो, ये प्रलय का समय है। मो हुआइरेन ने एक शिक्षक के छात्र को उपदेश देने के लहजे में बात की। जब चूचे ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया, मानो वह भड़कने ही वाला हो। अगर चेन ये कप्तान होता तो यह महिला अनगिनत बार मर चुकी होती। लेकिन चूचे की सोच अलग थी। दुनिया में पहले से ही बहुत कम लोग बचे थे, और वह नहीं चाहता था कि उसके काफिले में विशेषाधिकार और महाशक्तियां बेकाबू हो जाएं। इसीलिए उसने कभी इस महिला की हत्या नहीं की थी, और बाद में यह महिला अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार वाली प्रतीत हुई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि काफिले के साथ विश्वासघात करने वाली वह लड़की होगी। पहली बार चूचे की आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसने मो हुआइरेन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कैप्टन मो। हा, कोई बात नहीं, हम दोनों कप्तान हैं। तुम्हारी तरह मुझे भी टीम में गद्दार सबसे ज्यादा नापसंद हैं। मो हुआइरेन ने अंततः जूलीना और जो शियाओ शियाओ पर लालची निगाहें डाली, अपने होठों को चाटा और अभी भी कुछ हद तक पछतावा महसूस कर रहा था। ऐसी सुंदरता हर जगह देखने को नहीं मिलती। और चेन ये ने भी ऊंटों की पीठ पर रखे सामान से अपनी लालची निगाहें हटा लीं। वह पीने का पानी, वह भोजन और वे ऊंट। उनकी बातचीत खत्म होते देख चेन ये मुस्कुरा उठी। कैप्टन मो, हमारा कप्तान आपसे अदला बदली नहीं करेगा, लेकिन मैं करूंगा। जूलीना मेरी है। अगर तुम मुझे वो बैल की हड्डियां दोगे तो मैं तुम्हें ये औरत दे दूंगा। कैसा रहेगा? चेन ये ने जूलीना का हाथ पकड़ा और हंसते हुए मो हुआइरेन की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर टंगी हुई माचेटी थोड़ी सी कांप रही थी। कुछ ही दूरी पर साधारण दिखने वाली महिला युवक से बात कर रही थी। जहां तक सुनशीशी की बात है, वह इस समय कई पुरुषों को वाहन पर सामान लादने में मदद करने का निर्देश दे रही थी, लेकिन उसका दाहिना हाथ पहले ही उसकी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए था। जब जूलीना ने चेन ये की बातें सुनी तो उसका छोटा सा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी। चेन ये कैसे? ये ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो सरासर शैतान था। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना।
C88, इसके पीछे का मास्टरमाइंड चेन ये है। जब चेन ये ने ये शब्द कहे, वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कप्तान चूचे का चेहरा एकदम काला पड़ गया। जो कप्तान हमेशा मुस्कुराता रहता था और दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता था, अब वह बेहद गंभीर दिख रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चेन ये ऐसा करेगा। हालांकि चेन ये निर्दयी था, लेकिन कैप्टन चू की राय में यह आदमी केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था और अपने आचरण में अभी भी कुछ सीमाएं रखता था। कम से कम वह अपने टीम के साथियों को दूसरों को बेची जाने वाली वस्तुओं की तरह तो नहीं समझता था। लेकिन अब चेन ये ठीक वही कर रहा था। जू लीना पूरी तरह से बेहोश हो गई। उसने जानबूझकर चेन ये से संपर्क किया था, इस विश्वास के साथ कि भले ही वह उसे जीत न पाई हो, लेकिन कम से कम उसने इस आदमी के दिल पर कुछ छाप तो छोड़ ही दी है। लेकिन चेन ये के शब्दों ने उसके सारे भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। चेन ये, वो इतना दुष्ट, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? जू लीना का शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ सामान जैसा व्यवहार किया जाए। वह उस बुरे आदमी का खिलौना नहीं बनना चाहती थी। वह ऊंटों के काफिले में गुलाम नहीं बनना चाहती थी। इस प्राचीन और भयावह शब्द को सुनकर ही लोग असहज महसूस करने लगते थे। झू शियाओ के चेहरे पर सबसे जटिल भाव थे। उसकी बहन और उसका चेन ये के साथ सबसे पहला और गहरा संबंध था। पहले अपनी बहन की मृत्यु के कारण वह चेन ये से बेहद नफरत करती थी। बाद में वह धीरे धीरे शांत हो गई और खुद को चेन ये की जगह पर रखकर सोचने लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद वह भी उस स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति की जान नहीं बचा पाती। शायद चेन ये की ताकत के कारण ही झू शियाओ को अपने बचाव में बहाने बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर अब ऊंटों के काफिले की दास्ता प्रणाली को देखने के बाद झू शियाओ के दिल में घबराहट और आतंक हर दिन बढ़ता गया। और अब चेन ये की निर्ममता ने झू शियाओ को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। काफिले में बचे अन्य लोग गुस्से में थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे बहादुरी से बचाव कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था। आखिरकार ये चेन ये ही तो था। उनके काफिले में दोहरी अनुक्रम वाली अलौकिक शक्ति मौजूद थी। सभी लोग गुस्से में थे, लेकिन किसी ने भी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। तभी एक दुबली पतली आकृति खड़ी हुई और चेन ये की ओर चलने लगी। वह सीधा साधा विश्वविद्यालय का छात्र शियाओफू था। क्या तुम पागल हो बच्चे? पास ही मौजूद किसी व्यक्ति ने शियाओफू को पीछे खींच लिया। जियाओफू ने दांत पीसते हुए कहा, भाई चेन, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह एक असाधारण शक्ति वाला व्यक्ति है, वह जो चाहे कर सकता है। तुम कौन होते हो उसके मामलों में दखल देने की हिम्मत करने वाले? मैं, भले ही वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी हो, फिर भी मुझे। आसपास मौजूद बचे हुए लोगों ने शियाओफू के असामान्य व्यवहार को देखा। ये हमेशा से सरल स्वभाव वाला, बल्कि कुछ हद तक शर्मीला विश्वविद्यालय का छात्र पहले सभी के उपहास का पात्र हुआ करता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आज सचमुच खड़े होने की हिम्मत करेगा। कुछ ही दूरी पर स्थित सुनशीशी ने अपनी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव किया और ठीक नकाबपोश युवक के पीछे खड़ी हो गई। जिस युवक के पास 20 टैमर सीक्वेंस होने का संदेह था, वह एक शक्तिशाली भेड़िए के राजा को सहला रहा था और यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये भेड़िया राजा 5 भेड़ियों में सबसे बलवान था। इसका आकार अन्य भेड़ियों की तुलना में पूरे 30% बड़ा था। उसके भेड़िए जैसे पंजे ही एक वयस्क व्यक्ति की बांह जितने मोटे थे। इस पर सवारी करने में शायद कोई समस्या नहीं होगी। आसपास के दास उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखते थे। हालांकि यह व्यक्ति कभी बोलता नहीं था, फिर भी किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि सबसे अभिमानी दानव अनुक्रम के महामानव भी आमतौर पर उससे मजाक करने की हिम्मत नहीं करते थे। चेन ये, आप? चूचे का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में चेतावनी झलक रही थी। इस बार कैप्टन चू सचमुच कुछ हद तक क्रोधित थे। छोटे चू, अधीर मत बनो। छोटे चेन का व्यापार करने की इच्छा उसकी स्वतंत्रता है। तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम थोड़े ज्यादा ही अड़ियल हो। अब तो प्रलय आ गया है, हम सब अलौकिक शक्तियों वाले इंसान बन गए हैं। क्या हमें अब भी आम लोगों की तरह ही जीना पड़ेगा? पहले हम आम लोग थे जिन्हें कोई भी धमका सकता था। अब हम सब महामानव हैं, हम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं। कैप्टन चू, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जो व्यक्ति पहले चूचे का सम्मान करता था, अब व्यंग्यपूर्ण लहजे में बात करने लगा। ये बूढ़ा सचमुच बहुत धूर्त और चालाक था। हा, लिटिल चेन, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया। मोहुआइरिन ने चूचे की भावनाओं को बाधित किया। उसकी धूर्त निगाहें लगातार जूलीना के शरीर को स्कैन कर रही थीं। जूलीना हमेशा अपनी दिखावट पर बहुत ध्यान देती थी। ऐसी परिस्थितियों में भी यह महिला प्रतिदिन अपने संवारने में काफी समय व्यतीत करती थी। इसलिए यह महिला अन्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत होती थी। केवल एक जोड़ी विशैली आंखें ही जूलीना को टकटकी लगाए देख रही थीं। वह एक बहुत बड़ा प्रभावशाली पुरुष था जो महिलाओं के कपड़े पहनता था। हे छोटे चेन, अगर तुम्हें नरभक्षी 2 सिर वाले बैल की हड्डियां चाहिए तो यह असंभव नहीं है, लेकिन सिर्फ एक से मुझे डर है कि यह पर्याप्त नहीं होगा। मोहुआइरिन ने मुड़कर झू शियाओ की ओर देखा। उन बूढ़ी आंखों की घूरती निगाहों को देखकर झू शियाओ का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। लेकिन मोहुआइरिन की नजरों में ये लड़की और भी ज्यादा आकर्षक और दिल को छू लेने वाली लग रही थी। लेकिन इस लड़की के चेहरे पर क्या भाव है? उसकी आंखें इतनी चौड़ी क्यों हैं? क्या यह आतंकवाद है या संदेह और थोड़ी सी उत्तेजना?
नहीं, मोहुआइरेन का दिल घबराहट से कांप उठा और उसने झट से अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया। लेकिन उसे केवल एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया और उस चेहरे के स्वामी के हाथ में एक माचेटी बड़ी छुरी थी। मोहुआइरेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे गिर रहा हो और उसे सचमुच अपनी पीठ दिखाई दे रही थी। यह कितना निर्दयी बच्चा है, उसने मुझ पर हमला किया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता क्यों नहीं चला जिस क्षण चेन ये ने हमला किया। कुछ ही दूरी पर खड़ी साधारण दिखने वाली महिला ने अपनी भौहें तेजी से ऊपर उठाई। अचानक एक खतरनाक आभा बिखेरते हुए एक गर्वित बिल्ली के बच्चे से एक अभिमानी मादा तेंदुए में बदल गई। महिला ने मुट्ठी भींचकर अपने सामने खड़े नकाबपोश युवक पर एक घूंसा मारा। इस मौके की जोरदार हवा ने उनके पैरों के नीचे मौजूद रेत के टीले को भी उड़ा दिया। साथ ही नकाबपोश युवक का नकाब भी उड़ गया, जिससे उसका आश्चर्यचकित लेकिन कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट हो गया। युवक का हुड वाला लबादा मानो जीवंत हो उठा हो, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, परत दर परत महिला के मुके को रोककर उसकी शक्ति को बिखेर देती हैं। बूम! युवक का चेहरा लाल हो गया था और वह तेजी से पीछे हट गया। उसने मुंह भर खून थूका लेकिन मुस्कुराया। डिंग डोंग, तुम! पफ! युवक के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अपने शरीर में कुछ ठंडा सा प्रवेश महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने देखा कि उसकी छाती से तलवार की नोक निकली हुई है। युवक ने अविश्वास भरी निगाहों से तलवार की नोक को देखा। उसके चेहरे पर घबराहट और असमंजस के भाव थे। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसके भीतर काली ऊर्जा बेकाबू होकर उमड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शारीरिक क्षति की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा है। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और थोड़ी ही दूर पर गुलाबी बालों वाली लड़की को देखा, जो अपने हाथों से तलवार की मुद्रा बना रही थी। तुम उड़ती हुई तलवारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? ये शब्द अत्यंत कठिनाई से बोले गए थे। अभी अभी पता चला। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने बाल झटक दिए। कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। एक कर्कश चीख सुनाई दी। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कई खूंखार भेड़िए आयरन लान पर झपट रहे हैं। सबसे बड़े वाले ने पहले ही आयरन लान की गर्दन को काट लिया था। आयरन लान की गर्दन से खून की बौछार हुई। आयरन लान की गर्दन का आधा हिस्सा पहले ही क्षत विक्षत हो चुका था। भेड़िए ने अपने मुंह में मौजूद मांस को निगल लिया। उसका शरीर लौह शेर के खून से लथपथ था। सामने का रेत का टीला भी खून से लाल हो गया था। एक और भेड़िए ने आयरन लान की गर्दन पर काट लिया। अगर आयरन लान ठीक हो जाता तो इन भेड़ियों से निपटना कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब आयरन लान अपने सबसे कमजोर दौर में था। आयरन लान अपने ऊपर से भेड़ियों को झटक कर हटाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ भी भेड़ियों के जबड़ों में मजबूती से जकड़े हुए थे। ये साधारण भेड़िए भी नहीं थे, बल्कि जानलेई नामक उस असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक पाले पोसे गए थे, जो सामान्य भेड़ियों से कहीं अधिक बड़े थे। आयरन लान अभी भी बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। अगर वह आधा मिनट और टिक पाता, नहीं, शायद बस कुछ सेकंड ही, वह नहीं मरेगा। टाइटन सीक्वेंस का कोई भी महामानव अपनी सबसे कमजोर अवस्था में भी इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता था। अगर उसकी आधी गर्दन कट भी जाए तो भी समय मिलने पर वह जीवित रह सकता है। ठंडी रोशनी की एक चमक। आयरन लान का सुंदर सिर खून से लथपथ होकर उड़ गया। वह मौन दृश्य असाधारण था। आयरन लान का सिर जमीन पर गिरने से पहले जानलेई नामक इस अलौकिक शक्ति वाले व्यक्ति ने भेड़ियों के राजा की पीठ पर सवार होकर सीधे रेगिस्तान की ओर धावा बोल दिया। लौह शेर। सनशीशी की आंखें गुस्से से फटने ही वाली थीं। उसके गुलाबी बाल हवा के बिना ही लहरा रहे थे। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार तुरंत उसकी कमर पर लौट आई और उसके गुलाबी होंठ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जाना। लंबी तलवार इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गई और सीधे भेड़ियों के राजा की पीठ पर बैठे व्यक्ति की ओर बढ़ गई। भेड़िए की पीठ पर बैठी हुई वह आकृति कराह उठी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह भेड़िए की पीठ से गिर गया। पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड से भी कम समय लगा, संभवतः इससे भी कम। 4 क्रम स्तरीय महामानव पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे, और इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड, या यूं कहें कि मास्टर मैनिपुलेटर, कोई और नहीं बल्कि चेन ये था। संपर्क, सेवा की शर्तें, सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C89, यह एक आंख वाला अजगर बेहद कपटी है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से घटी कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब चारों शव जमीन पर पड़े थे तभी वहां मौजूद बचे हुए लोगों को एहसास हुआ कि सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता मर चुके थे। सभी के चेहरे के भाव अलग अलग थे। कुछ लोग मन ही मन खुश हो रहे थे लेकिन इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अन्य लोग दिल टूट जाने से सहम गए और दहशत में चीखने लगे। गुलाबी बालों वाली लड़की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी, आयरन लान के पास दौड़कर गई, उसका विशाल सिर उठाया और उसे वापस आयरन लान की गर्दन पर लगाने की कोशिश की। गुलाबी बालों वाली लड़की का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ प्रतीत हो रही थी। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, आयरन लान का सिर फिर से अलग हो गया। गुलाबी बालों वाली लड़की को उसे अपने हाथों से पकड़े रहना पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद इस तरीके से आयरन लान को फिर से जीवित किया जा सके। बड़े मूर्ख, क्या तुम टाइटन सीक्वेंस से नहीं हो? क्या तुम्हें अजेय नहीं माना जाता? जल्दी करो और उठो। कहो कि तुम ठीक हो। लोहे का शेर, बड़ा मूर्ख। लड़की की आंखों से सेम के आकार के आंसू टपक कर आयरन लान के चेहरे पर गिरे। आयरन लान और गुलाबी बालों वाली लड़की एक दूसरे को चेन ये से भी ज्यादा समय से जानते थे।
चेनये के जागने से पहले वे दोनों अक्सर सामान इकट्ठा करने में एक दूसरे का सहयोग करते थे। उन्होंने अनगिनत बार एक दूसरे की जान बचाई थी। गुलाबी बालों वाली लड़की की नज़रों में आयरन लान एक ऐसा साथी था जिस पर वह अपनी पीठ के लिए भरोसा कर सकती थी। आयरन लान भी ऐसा ही महसूस करता था। गुलाबी बालों वाली लड़की जानती थी कि इस प्रलय में सभी की मृत्यु अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी अचानक होगा। उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, बल्कि भाई बहन जैसा बंधन था। लोहे के शेर, जाग जाओ, जाग जाओ। लड़की ने हाथ छोड़ दिया और आयरन लान का सिर गेंद की तरह फिसलकर अलग हो गया। लड़की ने गुस्से में आकर आयरन लान की छाती पर मुक्के मारे। उसकी भावनाएं क्षण भर के लिए बेकाबू हो गईं और उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। इस क्षण लड़की को मानो वह सुबह याद आ गई जब उसने अपने परिवार को उस विशाल पेड़ द्वारा निगलते हुए देखा था। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी। अपराध बोध की लहर उस पर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। चूचे काफी देर तक एक ही जगह पर स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी नजर मोहुआइरेन के शव से हटाकर धीरे धीरे आयरन लान पर केंद्रित की। जब चूचे ने आयरन लान का शव देखा तो मानो उसकी पूरी आत्मा ही टूटकर बिखर गई। चूचे नंगे पैर कांपते हुए आयरन लान की ओर चल पड़ा। उनके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। स्कूल बस में सवार कई जीवित बचे लोग पहले ही फूट फूट कर रोने लगे थे। इन सभी लोगों को आयरन लान की देखभाल अलग अलग स्तर पर मिली थी। अगर आयरन लान न होता तो उनमें से कई लोग जीवित नहीं बच पाते। ये कहा जा सकता है कि पूरे काफिले में आयरन लान ही एकमात्र ऐसा सीक्वेंस सुपरपावर उपयोग करता था जिसने आम बचे हुए लोगों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया। चेनये निर्दयी और क्रूर था और कई जीवित बचे लोग उससे डरते थे। चूचे सांसारिक मामलों से अलग रहे और उनकी दयालुता हर किसी के प्रति निर्देशित नहीं थी। जहां तक गुलाबी बालों वाली लड़की की बात है, सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ताओं के अलावा कोई भी उसे कुछ शब्दों से ज्यादा बात नहीं कर सकता था, यहां तक कि लोकप्रिय जूलिना और जो शियाओ भी नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की हमेशा उदासीन रहती थी। केवल आयरन लान ही सबको एक सरल मूर्खतापूर्ण मुस्कान दे सकता है। चाहे वे सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता हों या आम लोग, उनकी नजरों में वे सब एक समान थे। आयरन लान की मौत निस्संदेह कई जीवित बचे लोगों के लिए एक विनाशकारी झटका था। अगर कोई एक व्यक्ति था जो तर्कसंगत रह सकता था तो वह चेनये था। चेनये का आयरन लान के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन ये चूचे और गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ उसके बंधन जितना घनिष्ठ नहीं था। चेनये को भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी कि इस प्रलय में कोई भी मर सकता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है। आयरन लान की मौत अप्रत्याशित थी, लेकिन इससे चेनये की तर्कशक्ति कम नहीं हुई। इस समय चेनये कुछ ही दूरी पर पड़े उस शव को ध्यान से देख रहा था, जो पूरी तरह से हुड वाले लबादे में लिपटा हुआ था। चूचे ने कहा था कि दानव अनुक्रम में अत्यंत दृढ़ जीवन शक्ति होती है, जो टाइटन अनुक्रम से कमजोर नहीं होती, बल्कि शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए चेनये को इस बात का गहरा संदेह था कि यह व्यक्ति शायद मरा नहीं है। उसे यह भी संदेह था कि वुल्फ पैक को नियंत्रित करने वाला और पहले भाग निकला महाशक्ति उपयोगकर्ता भी शायद मरने का नाटक कर रहा हो। बेशक प्राथमिकता अभी भी इस डेमन सीक्वेंस 2 से निपटना ही थी। अपनी कमर से माचेटी निकालते हुए चेनये धीरे धीरे काले वस्त्र पहने युवक की ओर बढ़ा। यह व्यक्ति डेमन सीक्वेंस 2 था, जिससे निपटना सबसे कठिन था और जिसके पास जीवित रहने के कई तरीके थे। पहले ये जांच लें कि वह मर चुका है या नहीं। अगर नहीं, तो उसे एक और मौका दें। वह तो मर चुका है। तलवार के उस वार से कोई बच नहीं सकता। कर्कश आवाज। वक्ता एक साधारण सी दिखने वाली महिला थी, और वास्तव में हुड के नीचे छाती में एक खून से सना हुआ छेद था, हालांकि उससे खून बहना काफी समय पहले बंद हो गया था। घाव के चारों ओर काली ऊर्जा का एक विशाल पिंड लिपटा हुआ था, जिसमें अनगिनत मांसल कलियां बेतहाशा बढ़ रही थीं और आपस में उलझ रही थीं। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन तलवार के उस वार से वह बुरी तरह घायल हो गया था। कुछ मिनटों में वह संभल सकता है और यहां तक कि वहां मौजूद सभी को मार भी सकता है। उसके कानों में रोने की आवाज सुनकर लियू यांग की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। लियू यांग को पूरा विश्वास था कि कुछ ही मिनटों में, इस अवधि के दौरान संचित हुई अंधकार ऊर्जा का उपयोग करके, वह काफी हद तक ठीक हो सकता है। तब सब लोग मर जाएंगे। अचानक लियू यांग को पास आते कदमों की आहट सुनाई दी। लियू यांग अंदाजा लगा सकता था कि वह कौन था। वह एक आंख वाला आदमी होना चाहिए। यह लड़का काफी चालाक था। क्या वह ये देखने आ रहा था कि मैं मर गया हूं या नहीं? लियू यांग ने अपनी सांसें धीमी कर लीं और चेनये के करीब आने का इंतजार करने लगा ताकि वह निर्णायक प्रहार कर सके। लेकिन तभी कदमों की आहट रुक गई, जबकि लियू यांग अभी भी असमंजस में थी। उसे अचानक पीछे से तीव्र खतरे का एहसास हुआ, मानो उसकी पीठ में सुइयां चुभ रही हों। अच्छा नहीं है, ये बुरा बदमाश कितना चालाक है। जब तक लियू यांग ने कुछ करने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सिर एक बड़े चाकू से काटकर अलग कर दिया गया था। एक सुंदर सिर ऊपर की ओर उड़ गया। लियू यांग को यह भी दिखाई दे रहा था कि उस कुल्हाड़ी से उसके हाथ और पैर काटे जा रहे हैं, और वह धूर्त बूढ़ा वास्तव में पूरे 10 मीटर दूर था, बस एक विलो की शाखा से कुल्हाड़ी को नियंत्रित कर रहा था। अनंत अंधकार ने उसे घेर लिया। असीम क्षमता वाला ये डेमन सीक्वेंस 2 उसी क्षण मर गया। उसी क्षण गुलाबी बालों वाली लड़की की तलवार से भेड़ियों के राजा की पीठ से नीचे गिराए गए युवक ने तुरंत रेतीले मैदान से भेड़ियों के राजा की पीठ पर छलांग लगाई और भाग गया।
जब वह पहले गिरा था तो उसने जानबूझकर ऐसा कोण चुना था जिससे वह अपनी थोड़ी झुकी हुई पलकों के माध्यम से पीछे क्या हो रहा है उसे देख सके। उसने उस एक आंख वाले व्यक्ति के धोखे को स्पष्ट रूप से देख लिया था। उस एक आंख वाले व्यक्ति ने लियू यांग से 10 मीटर दूर रुककर सीधे उस पर कुल्हाड़ी फेंककर उसे मार डाला। हालांकि लियू यांग परेशान करने वाला था, लेकिन दानव अनुक्रम 2 के रूप में उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था, यहां तक कि वह खुद भी उसे उकसाना नहीं चाहता था। और फिर भी उनकी मृत्यु ठीक उसी तरह हो गई। यह एक आंख वाला आदमी सचमुच बहुत ही धोखेबाज है। धिक्कार है, अगर मैं भाग नहीं पाया तो शायद इसी आदमी के हाथों मर जाऊंगा। चेन ये उस व्यक्ति को भागते हुए देखती रही। क्षण भर के लिए वह अवाक रह गई। स्लॉटर पॉइंट्स के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले मो हुआइरेन को मारने और फिर इस दानव अनुक्रम को अंजाम देने से उसे सिस्टम से पर्याप्त स्लॉटर पॉइंट्स मिले। ... कल रात चेन ये ने सबसे पहले उस साधारण दिखने वाली महिला से संपर्क किया। चेन ये के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि यह महिला इस टीम के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जब बूढ़े मो ने अपनी छोटी पत्नी को लाखों प्रशंसकों वाली एक बड़ी इंटरनेट हस्ती के रूप में पेश किया, इस महिला ने अधीरता दिखाई और सीधे उठकर चली गई। टीम लीडर ओल्ड मैन मो को जरा भी सम्मान नहीं दिया। जब युवक अन्य गुलामों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था तब इसे रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। जब यह महिला आसपास दिखाई देती थी तभी युवक दुर्व्यवहार करना बंद करता था। ऐसा प्रतीत होता था कि दास इस महिला से उतना भयभीत नहीं थे और उनमें से कुछ तो उसे देखकर अपनी आंखों में दयालुता का भाव भी दिखाते थे। चेन ये ने यह सब देखा। जब चेन ये को यह महिला मिली और उसने संक्षेप में अपनी योजना बताई तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना सोचे समझे ही सहमत हो जाएगी। उसकी सरलता ने चेन ये को भी आश्चर्यचकित कर दिया। चेन ये ने जिस दूसरी व्यक्ति से संपर्क किया वह गुलाबी बालों वाली लड़की थी जिसे उसने अपनी योजना समझाई। एक बार जब उसने अपना कदम उठा लिया तो वह चाहता था कि गुलाबी बालों वाली लड़की उस महिला के साथ मिलकर युवक पर हमला करे। चूचे द्वारा दानव अनुक्रम के बारे में दी गई व्याख्याओं के बाद चेन ये ने इस व्यक्ति को गुलाबी बालों वाली लड़की से भी अधिक शक्तिशाली मान लिया था। इसलिए चेन ये ने 2 लोगों को उस अभिमानी युवक से निपटने के लिए नियुक्त किया। जहां तक मो हुआइरेन की बात है, वह पाथफाइंडर सीक्वेंस का बुरा आदमी है। पाथफाइंडर सीक्वेंस के पास कोई विशेष मारक क्षमता नहीं थी, उनकी खासियत विसंगतियों को महसूस करने में थी। एक सीक्वेंस एक पाथफाइंडर दूसरों के उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादों का पता नहीं लगा सका। अपने ठीक बगल में मौजूद पाथफाइंडर सीक्वेंस को मारना वास्तव में मुश्किल नहीं था। जहां तक आयरन लान की बात है, अस्थायी रूप से घायल होने के कारण उनमें युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं थी। इसके अलावा ये व्यक्ति दृढ़ निश्चयी था, अगर चूचे उसे कुछ न करने के लिए कहता तो वह निश्चित रूप से चूचे की बात मानता। अगर वह घायल भी ना होता तो भी चेन ये को यकीन नहीं था कि वह आयरन लान को मना पाता। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आयरन लान की मौत यूं ही हो जाएगी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C90 टाइटन अनुक्रम की शाखा। चेन ये नहीं चाहता था कि आयरन लान की मृत्यु हो। हालांकि बाहरी लोगों ने उन्हें निर्मम और क्रूर बताया था, लेकिन कम से कम वह बिना किसी कारण के आयरन लान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात बस इतनी सी है कि जीवन अप्रत्याशित है। चेन ये में दूरदर्शिता नहीं थी और वह एक आंख वाला व्यक्ति भी था। उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति अचानक आयरन लान पर हमला कर देगा। आयरन लान का शव रेत के टीले पर पड़ा था, उसकी गर्दन और सिर के बीच खून की एक स्पष्ट लकीर दिखाई दे रही थी। इस बड़े मूर्ख का सिर आंखें बंद किए शांति से टिका हुआ था, मानो वह सो रहा हो। किसी को एक लकड़ी का तख्ता मिला और उस पर मार्कर से लिखा, वू हाइफेंग की कब्र। संभवतः इसे आयरन लान की समाधि के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा था। तो आयरन लान का असली नाम वू हाइफेंग था। वह पहले हमेशा उसे बड़ा मूर्ख कहता था और इस आदमी को कभी बुरा नहीं लगा, वह बस मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसता था। इस व्यक्ति ने उसे सीक्वेंस सुपर पावर्स के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। गुलाबी बालों वाली लड़की रो रही थी, उसके चेहरे से आंसू और नाक से बहने वाला बलगम बह रहा था। उसका कोमल छोटा चेहरा अब नफरत से भरा हुआ था, पूरी तरह से बलगम और आंसुओं से ढका हुआ था। उसके रोते हुए मुंह से लार की पतली पतली धारें निकलने लगी थीं। कई जीवित बचे लोग भी वू हाइफेंग की कब्र के सामने खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। चेन ये को पहली बार दुख का अनुभव हुआ था। उन्हें आयरन लान की मौत की उम्मीद नहीं थी। काफिले में आयरन लान सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गया। जब वह पहली बार जागा तो उसने चेन ये का अच्छे से ख्याल रखा था। सीक्वेंस सुपर पावर्स के बारे में अधिकांश जानकारी उसे आयरन लान ने बताई थी। जब उन्हें पहली बार मैकेनिक सीक्वेंस रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना गया, चेन ये अक्सर आयरन लान से जानकारी निकलवाने की कोशिश करता था। यह आदमी जाहिर तौर पर यह बात जानता था, लेकिन फिर भी उसने चेन ये को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। उन्होंने टाइटन सीक्वेंस के सारे रहस्य भी बिना किसी संकोच के उजागर कर दिए। अगर आयरन लान की मृत्यु न हुई होती तो चेन ये शायद उसे भाई मानता। चेन ये जैसे कड़ी सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये काफी उल्लेखनीय था। अरे, बहुत देर हो रही है, ओल्ड बाव ने बगल से याद दिलाया। सुबह के 10 बज चुके थे। चूचे ने ओल्ड बाव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने बगल में बैठे चेन ये की ओर देखने लगा। तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था, कम से कम मुझे बता तो सकते थे। चूचे के शब्दों में दोषारोपण का कोई भाव नहीं था, केवल शांति थी।
चेन ये कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, तुम सहमत नहीं होते? अगर मुझे एक और मौका मिलता तो भी मैं कार्रवाई करता, लेकिन मैं आयरन लान को पहले से ही ठीक से छिपने की चेतावनी दे दूंगा। चूचे भी चुप हो गया। वह स्वाभाविक रूप से चेन का मतलब समझ गया। अगर उसे चेन की योजना के बारे में सच में पता होता तो वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होता और दोनों के बीच शायद मतभेद भी हो जाते। चूचे बिल्कुल भी नर्म दिल इंसान नहीं थी। वह इस बात से अवगत था कि पैदल यात्रा करने वाले उन सभी जीवित बचे लोगों को पहले छिपकली की पूंछ की तरह काटकर अलग कर दिया जाता था और उसने इसे रोका भी नहीं था। उनके अस्तित्व ने दूसरों के लिए जीवित रहने के अधिक अवसर ही प्रदान किए। आप कह सकते हैं कि यह एक आवश्यक मृत्यु थी। अगर वे लोग नहीं भी मरते तो भी चूचे को नहीं लगता था कि उसके पास इतने सारे लोगों की रक्षा करने की क्षमता है। वह केवल क्रम एक था। पूरी तरह से तर्कसंगत विश्लेषण के आधार पर चूचे को भी नहीं लगता था कि चेन ने कुछ गलत किया था। आपूर्ति के बिना सभी लोग मर जाएंगे। वह अंतहीन रेगिस्तान, कौन जानता था कि वे कब बाहर निकल पाएंगे। इसके अलावा मो हुआइरेन और वह युवक अच्छे लोग नहीं थे। उन्होंने जो गुलामी की व्यवस्था बनाई उसे ही देख लीजिए। तुम तो बहुत निर्दयी हो। शायद हम में से केवल तुम ही अंत तक जीवित रह पाओगे। अगर एक दिन मेरी मृत्यु हो जाए तो हर साल मेरे लिए कुछ चाय की पत्तियां जलाना याद रखना। चेन चुप रही। चूचे ने आयरन लान के सामने एक कप साफ चाय छिड़की, जिससे कुछ भूरी चाय की पत्तियां रेत के टीले पर बिखर गईं। पूरे चाय, जो आमतौर पर सोने के समान कीमती होती है, यूं ही बर्बाद हो गई। लेकिन चूचे को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। चेन ने कुछ नहीं कहा। सिगरेट जलाई, 2 कश लिए, उसे नीरस पाया, अधूरी सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया और उसे पैर से कुचलकर बुझा दिया। उसने उल्टी गिनती देखी। 2 घंटे शेष हैं और खेती के तरीकों का आकलन पूरा हो जाएगा। समय कम होता जा रहा था। रेगिस्तान का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। चेन के बोलने से पहले ही चूचे ने बीच में ही टोकते हुए कहा, थोड़ी देर और रुकिए। क्या? चेन असमंजस में थी। चूचे ने आयरन लान के शव को गंभीरता से देखा और कहा, क्या आप जानते हैं कि टाइटन सीक्वेंस में कितनी शाखा अनुक्रम है? चेन को चूचे की बातें समझ नहीं आईं। जहां तक मुझे पता है, टाइटन सीक्वेंस 1 को फ्लैश एंड ब्लड अप्रेंटिस कहा जाता है, लेकिन सीक्वेंस 2 तक पहुंचने पर टाइटन सीक्वेंस की 2 शाखाएं होती हैं। एक को 2 सिर वाला दानव कहा जाता है, दूसरे को झांकती खोपड़ी कहा जाता है। झांकती हुई खोपड़ी के माथे पर एक तीसरी आंख उगाती है और इस आंख के रहस्यमय कार्य होते हैं। मैंने एक बार एक दस्तावेज देखा था जिसमें कहा गया था कि इस शाखा का अनुसरण करने वाले टाइटन सुपरह्यूमन, यदि उनका क्रम पर्याप्त रूप से उच्च है, तो मृत्यु के बाद बची हुई तीसरी आंख को सीधे वंडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चेन अवाक होकर सुनता रहा। क्या ऐसी कोई चीज भी थी? यहां तक कि नाक बहते और आंसू बहाती गुलाबी बालों वाली लड़की भी अपना रोना भूलकर चूचे की बातों को ध्यान से सुनने लगी। और 2 सिर वाला दानव। क्या आपको याद है कि आयरन लान के 2 व्यक्तित्व थे? एक वह आयरन लान जिसे हम जानते थे और दूसरा वह आयरन लान जो युद्ध के दौरान होता था। चेन को ये बात कैसे याद नहीं रह सकती। आयरन लान के दोहरे व्यक्तित्व ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। जब भी वे लड़ते थे, चेन को संदेह होता था कि कोई और आयरन लान के शरीर में प्रवेश कर चुका है। चूचे अपने सामने मौजूद विशाल शरीर को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वह बहुत बुद्धिमान लग रहा था। दरअसल चूचे के आंतरिक विचार उतने बुद्धिमान नहीं थे जितना कि उसका बाहरी रूप प्रतीत होता था। जब चूचे ने पहली बार आयरन लान का सिर करते हुए देखा तो वह भी घबरा गया था और उसने भी सोचा था कि आयरन लान निश्चित रूप से मर गया है। शांत होने के बाद ही उसे एक दस्तावेज याद आया जो उसने पहले देखा था, जिसमें टाइटन अनुक्रम की विशेष विशेषताओं का वर्णन किया गया था। दरअसल सिर्फ टाइटन सीक्वेंस ही खास नहीं था, बल्कि हर सीक्वेंस खास था। तुम्हारा मतलब आयरन लान फिर से जीवित हो जाएगा? उनकी बातचीत सुनकर नाक से बहते पानी और आंसुओं से चेहरा ढके गुलाबी बालों वाली लड़की ने अचानक ऊपर देखा। आयरन लान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले अन्य लोगों ने भी ऊपर देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। चूचे ने एक पल सोचा, फिर कहा, जब आयरन लान ने पहले अपना दूसरा व्यक्तित्व प्रदर्शित किया था, तब शायद वह पहले से ही 2 सिर वाले विशालकाय की शाखा को विकसित कर रहा था। शायद आयरन लान दोबारा जीवित नहीं होगा, बल्कि वह तो कभी मरा ही नहीं था। उसका सिर काट दिया गया था, वह मरा हुआ कैसे नहीं हो सकता? पास में मौजूद एक जीवित व्यक्ति जो ध्यान से सुन रहा था, अनजाने में बोल पड़ा। बोलने के तुरंत बाद जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव फैल गए। चूचे ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि कहा, अनुक्रमिक महाशक्तियां पहले से ही सामान्य से परे हैं। प्रत्येक अनुक्रम के अपने अविश्वसनीय पहलू हैं। आयरन लान का शव अचानक मुड़ गया। उसकी छाती के क्षेत्र में एक बड़ा उभार उभर आया। ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने से कुछ फूटकर बाहर निकलना चाहता हो। आसपास मौजूद बचे हुए लोग पीले चेहरों के साथ देख रहे थे। यहां तक कि जो लोग आयरन लान को पसंद करते थे, वे भी डर से भरी आंखों से खुद को दूर करने के लिए पीछे हट गए। केवल चेन और कुछ अन्य लोग ही अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए हुए ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयावह था। आयरन लान के सीने के भीतरी हिस्से से एक सिर बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो शरीर के अंदर अनगिनत हाथों ने इस सिर को कसकर पकड़ रखा हो, जिससे यह मुक्त न हो सके। उनकी संघर्षपूर्ण उपस्थिति से ही यह बात स्पष्ट हो जाती थी। ये युद्ध के दौरान आयरन लान की तरह ही था,
और इस सिर की स्थिति उस जगह पर नहीं थी जहां पहले वाला सिर था, बल्कि उसके बगल में थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा चूचे ने कहा था। यह 2 सिर वाले दानव की शाखा थी। गर्जन। इस सिर ने गुस्से में दहाड़ मारी, इसके शरीर से विस्फोटक ऊर्जा निकली, जिससे आसपास के लोग कई मीटर पीछे हट गए। इसी गर्जना के कारण ही नवगठित सिर अंततः अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो सका और सफलतापूर्वक विकसित हो गया। ये कमीना, ये जी, छोटी बच्ची, चूचे, तुम तीनों यहाँ बेवकूफी से क्यों खड़े हो? मुझे उठने में मदद करो। क्या आपको नहीं पता था कि मैं लगभग मर ही गया था? एक कर्कश, दमदार आवाज। खैर, मूल आयरन लान जैसा स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। गुलाबी बालों वाली लड़की के चेहरे के भाव बदल गए। वह इस लड़के से अपरिचित नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी कई लड़ाइयों के दौरान उससे मिल चुकी थी। लेकिन मानो गुलाबी बालों वाली लड़की की झिझक को भांप लिया हो। इस मुखिया ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, मुझे मैड लान कहा जाता है। वह आयरन लान नाम का आदमी मरा नहीं है, उसे बाहर आने में बस कुछ और दिन लगेंगे। तो ये जी, टाइटन सीक्वेंस कमाल का है ना? सिर कटने पर भी मौत नहीं होती। ये याद रखना, जब तक टाइटन सीक्वेंस में एक भी सांस बाकी है, इसका मतलब अमरता है। मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले तुम थोड़े दोषी लग रहे थे। अरे बाप रे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, ये निर्दयी कमीने, अपराधबोध महसूस करोगे। ये बात तो तय थी कि यह शख्स पिछले आयरन लान जितना मिलनसार नहीं था। हद से ज्यादा अहंकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आदमी भविष्य में अक्सर दिखाई नहीं देगा। सौभाग्य से, असली आयरन लान को अभी भी कुछ दिनों की आवश्यकता है। चेनिये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लानत है, जिस व्यक्तित्व को बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। अपना मुंह बंद करो, देर हो रही है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। 1 घंटा 45 मिनट शेष हैं और कटौती पूरी हो जाएगी। इस बार किसी की मौत नहीं हुई और उन्हें बहुत सारा सामान मिल गया। मुझे वो लंबे समय से चाही जा रही बैल की हड्डियां भी मिल गईं। साथ ही एक सुपरह्यूमन सीक्वेंस भी। फेयर कॉनॉय आखिरकार अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। संपर्क, सेवा की शर्तें। सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C91, विकृत पागल। आयरन लान को ठीक देखकर चेनिये के दिल में जो थोड़ा सा अपराधबोध जागा था, वह तुरंत ही धरती के सुदूर छोर पर जा गिरा। उसके जैसे व्यक्ति के लिए अपराधबोध का ये छोटा सा अंश भी भावनाओं का एक दुर्लभ प्रदर्शन था। टाइटन सीक्वेंस वास्तव में काफी शक्तिशाली था। जब तक उनमें थोड़ी सी भी जीवन शक्ति शेष रहती, वे फिर से जीवित हो सकते थे। उसे और अधिक सावधान रहने की जरूरत थी। यदि भविष्य में उसका सामना टाइटन सीक्वेंस वाले दुश्मनों से होता है, तो उसे कोई दया नहीं दिखानी चाहिए और उन्हें जड़ से खत्म कर देना चाहिए। अचानक चेनिये को उस दानव अनुक्रम की याद आ गई। चूचे जिस दानव अनुक्रम को इतना सम्मान देता था, वह शायद मरा नहीं होना चाहिए था। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही यह बात सच लगने लगी। चेनिये ने जल्दी से मो हुआइरेन और लियू यांग के शवों को ढूंढ निकाला। ये दोनों शव पहले से ही बेहद खराब हालत में थे। इससे पहले ऊंटगाड़ी के कुछ गुलाम इन दोनों शवों को लात घूंसे मार रहे थे और कुछ ने तो मो हुआइरेन और लियू यांग के शरीर से मांस को नंगे हाथों से नोचकर कच्चा ही निगल लिया था। इससे पता चलता है कि इन लोगों के मन में इन दोनों के लिए कितनी नफरत थी। चेनिये ने दोनों शवों को देखा और मुंह भरकर धुआं छोड़ा। धुआं युवक के शव के ऊपर से बहता हुआ पूरे शरीर को घेर लिया और धुएं का एक ताबूत बना दिया। अचानक उसका दाहिना हाथ मुट्ठी बन गया और युवक को घेरे हुए धुआं पल भर में लाखों धुएं की सुइयों में बदल गया, जिससे युवक का शव और भी अधिक नष्ट हो गया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बचे हुए लोगों के चेहरे पर भय के भाव थे। इस क्रूर व्यक्ति को देखना, जो केवल हत्या करने से ही संतुष्ट नहीं था, बल्कि शवों को क्षत विक्षत भी करता था, वह तो बस एक विकृत पागल था। लाश से एक बेहद आक्रोशपूर्ण, तीखी चीख निकली। शव से बेहद अनिच्छा से निकलने वाले काले धुएं का एक हल्का सा गुबार निकला, जिसने काले धुएं से बनी एक खोपड़ी का रूप ले लिया, जो शुद्ध द्वेष के साथ चेनिये को देख रही थी। लेकिन ये सिर्फ 2 सेकंड तक ही रहा और फिर हवा में घुल गया। चेनिये का दिल भी थोड़ा सा उछल पड़ा। चूचे द्वारा सर्वनाश में जीवित रहने के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया दानव अनुक्रम वास्तव में सरल नहीं था। उसने बुरे मो हुआइरेन के शव के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। हालांकि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। जिस बुरे व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, वह पूरी तरह से मर चुका था। पाथफाइंडर सीक्वेंस में ऐसी असामान्य जीवंतता नहीं थी। इस समय चेनिये के 10 मीटर के दायरे में एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। हर कोई इस विक्षिप्त पागल से दूरी बनाए रखता था। ठीक है, ठीक है, सभी लोग अब तुरंत सारा सामान वाहनों में स्थानांतरित करें। सभी ऊंटों का उपयोग परिवहन के लिए किया जाएगा। हमें आधे घंटे में ये जगह छोड़नी होगी। जल्दी करो। शिविर में एक बार फिर बूढ़े बाव की आवाज गूंज उठी। ऊंटों के काफिले का सारा सामान अब काफिले का सामान बन गया था। चेनिये की नजर लंबे समय से नरभक्षी 2 सिर वाले बैल की हड्डियों पर थी। धुएं से बने एक विशाल हाथ ने विशेष रूप से बैल की हड्डियों के इस सेट को पकड़ा और इसे अपने सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक पर रख दिया। उन्हें बैल की हड्डियों के इतने भारी होने की उम्मीद नहीं थी। चेनिये का चेहरा हड्डियां उठाने से पहले ही लाल हो गया। वाहन वजन के कारण चरमरा उठा। बैल की हड्डियों का वजन उम्मीद से कहीं अधिक था। रेत के तूफान का सामना करने के बाद सर्वनाश से प्रभावित पिकअप ट्रक पहले से ही कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रहा था। जब इसे डिजाइन किया गया था, तब केवल यही ध्यान रखा गया था कि यह मुश्किल से ही काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात स्लॉटर पॉइंट्स को बचाना था। इसका उद्देश्य किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना करना भी नहीं था।
किसने सोचा होगा कि अपग्रेड खत्म होने के ठीक बाद ही उसे रेत के तूफान का सामना करना पड़ेगा। चेन ये जमीन पर लेटकर चेसिस और फ्रेम का निरीक्षण कर रहा था। कुछ हिस्से पहले ही थोड़े विकृत हो चुके थे। सौभाग्यवश इसका अभी भी किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। चेन ये ने सिस्टम से एक मूल्यांकन करवाया। अगर वह अब से रखरखाव और ड्राइविंग की आदतों पर ध्यान दे तो शायद ये कुछ और समय तक चल सकता है। ये कहना जरूरी है कि सिस्टम द्वारा उत्पादित वस्तुएं वास्तव में टिकाऊ थीं। लेकिन अब 2 सिर वाले बैल की हड्डियों के साथ इस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को एक अद्भुत वाहन में बदलने की इच्छा को अब और दबाया नहीं जा सकता था। उसे बस कटौती पूरी होने का इंतजार करना था। अगला कदम एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक को अपग्रेड करना और उसे वंडर में बदलना होगा। उसने हाथ बढ़ाकर बैल की हड्डियों को छुआ। उन हड्डियों से उसे जो अनुभूति हुई वह हड्डी जैसी नहीं लगी। इसके बजाय ये किसी धातु के उत्पाद जैसा अधिक प्रतीत हुआ। ये कंकाल ठंडा, भयावह और साथ ही साथ एक अजीब सी अनुभूति भी दे रहा था, मानो इसमें अकल्पनीय ऊर्जा समाहित हो। अगर उसने वाकई बैल की हड्डियों के इस सेट का इस्तेमाल सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को अपग्रेड करने के लिए किया होता तो यह निश्चित रूप से उसे चौंका देता। सभी जीवित बचे लोग तुरंत हरकत में आ गए। यहां तक कि पूर्व में उन गाड़ी के गुलाम भी अब काफिले के नए सदस्य बन गए थे। ओल्ड बाव इस समय कामों के बोझ तले दबा हुआ था। ये नवगठित बचे हुए लोग पहले ही काफिले के नियमों को जान चुके थे, इसलिए सभी उत्साहित थे और तेजी से काम कर रहे थे। कुछ बचे हुए लोगों ने स्कूल बस के नियमों के बारे में जानने के बाद बिना किसी झिझक के आयरन लान की टीम में शामिल हो गए। कुछ अन्य लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए ओल्ड बाव ने सीधे तौर पर ऊंटों का एक जत्था उन्हें काफिले में शामिल होने के लिए सौंप दिया। कोई भी जाना नहीं चाहता था। सर्वनाश के इतने लंबे समय के बाद मूर्ख भी जानते थे कि जंगल में उनका सामना किससे होगा। बेशक ओल्ड बाव ने इन लोगों को कुछ बुनियादी सामान भी वितरित किए। शेष सभी सामग्री सार्वजनिक उपयोग के लिए जब्त कर ली गई। एक सुरक्षित स्थान मिल जाने के बाद इन्हें वितरित किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से वितरण कुछ चुनिंदा सीक्वेंस सुपर पावर्स तक ही सीमित होगा। आपकी क्या योजनाएं हैं? चूचे ने अपने सामने खड़ी साधारण सी दिखने वाली महिला से पूछा। यह महिला स्पष्ट रूप से एक सीक्वेंस सुपर पावर थी। एक नई सीक्वेंस सुपर पावर के शामिल होने से कैप्टन चू स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। उस महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मैं अपना परिचय पुनः देना चाहती हूँ। डिंग डोंग फिस्ट मास्टर सीक्वेंस एक आयरन फिस्ट। मौजूदा हालात में मैं भी नहीं जा सकता। मैं काफिले में शामिल होना चाहता हूँ। कैप्टन चू के होठों का कोना अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गया। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। हालांकि उसे पहले से ही जवाब पता था, फिर भी चूचे बहुत खुश था। मैं काफिले के रोजमर्रा के कामों में नहीं उलझना चाहता। मैं सीधे आयरन लान की स्कूल बस में शामिल हो जाऊंगा। इन शब्दों के अंतर्निहित अर्थ से यह संकेत मिलता है कि वह कैमल ट्रेन में अपनी पूर्व स्थिति का उपयोग नवगठित बचे हुए लोगों के साथ किसी भी प्रकार के गुप्त संबंध बनाने के लिए नहीं करेगी। वह बस एक साधारण महाशक्ति बनना चाहती थी। चूचे के पास असहमति जताने का स्वाभाविक रूप से कोई कारण नहीं था। डिंग डोंग ने हाथ बढ़ाया और एक थोड़ा फटा हुआ नक्शा उठाया और उसे चूचे को सौंप दिया। चूचे एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। यह हाथ से बनाया गया नक्शा था। पूरा नक्शा केवल कुछ रेखाओं से बना था, बहुत ही कच्चा। मानचित्र के केंद्र में एक छोटा वृत्त बनाया गया था। यह मोहवाइरेन का काम था। हमारा ऊंटों का काफिला पानी के स्रोत की तलाश कर रहा था। बीच में बना वृत्त जल का स्रोत है। अगर हम इस स्थान को खोज लें तो हमें पानी मिल जाएगा। ... ओल्ड बाव, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अपना काम काफिले के सहायक शियाओ वान को सौंपने के बाद ओल्ड बाव ने 2 बचे हुए लोगों को जू जियाओ जियाओ को एक रेत के टीले के पीछे घसीटने के लिए कहा। मोहुआरिन और लियुयान के मारे जाने के बाद जू जियाओ जियाओ घबरा गया था। यह महिला भीड़ में छिप गई ताकि वह अलग न दिखे। अगर वह इस बार बच गई तो जू जियाओ जियाओ ने कसम खाई कि वह आगे से पूरी तरह आज्ञाकारी रहेगी। दुर्भाग्यवश विश्वासघात के इस कृत्य से कैप्टन चूचे बेहद क्रोधित हो गए थे। कैप्टन चू, जिन्हें आमतौर पर हत्या करना नापसंद था, ने भी इस बार हत्या करने का इरादा बना लिया था। अन्यथा भविष्य में काफिले में और भी गद्दार होंगे। जब वे जू जियाओ जियाओ को पकड़ने आए तो आसपास मौजूद बचे हुए लोगों में से किसी ने भी उसके लिए गुहार नहीं लगाई। उन सभी ने घृणा के भाव दिखाए। केवल मूर्ख विश्वविद्यालय के छात्र शियाओ फू के चेहरे पर ही थोड़ी सी अनिच्छा दिखाई दी। शियाओ फू, मैं जानता हूं कि तुम दयालु हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर चेंगे और एचे की मृत्यु हो गई होती तो तुम सब अब गुलाम होते? इन शब्दों को सुनकर दयालु स्वभाव वाले शियाओ फू ने मौन रहना ही बेहतर समझा। जू जियाओ जियाओ ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, वह दोनों बचे हुए लोगों की पकड़ से मुक्त नहीं हो सकी। वे महिला को रेत के टीले के पीछे ले गए ताकि वह अन्य बचे हुए लोगों की नजरों से ओझल हो जाए। जू जियाओ जियाओ जानती थी कि इस बार उसने कैप्टन चूचे को सचमुच नाराज कर दिया है। वह महिला जमीन पर घुटने टेककर ओल्ड बाव के सामने लगातार गिड़गिड़ाते हुए बोली, ओल्ड बाव, मैं गलत थी, मैं सचमुच गलत थी। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। अब से मैं काफिले में पूरी तरह आज्ञाकारी रहूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। बूढ़े बाव, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बूढ़े बाव, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब तक तुम मुझे बख्श दोगे मैं कुछ भी कर दूंगा। बूढ़े बाव का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने दूर स्थित रेत के टीलों की ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी झिझक थी।
ओल्ड बाओ के लिए भी इस तरह की घटना पहली बार हुई थी। पहले तो ओल्ड बाओ को लगा कि यह सिर्फ किसी की हत्या है। चेन ये बिना किसी दया के लोगों के सिर काट सकता था। उसे किसी को जान से मारने से डरने की क्या जरूरत है। लेकिन जब वास्तव में किसी को मारने का समय आया तो ओल्ड बाओ या तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया या खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सका। यहाँ तक कि वह अपने साथ जिन 2 आदमियों को लाया था जो देखने में खूंखार लग रहे थे, उन्होंने भी वास्तव में पहले कभी किसी की हत्या नहीं की थी। जब प्रलय आया तो इन लोगों का एकमात्र ध्यान भागने पर केंद्रित था। उन्हें किसी को मारने का समय कहां से मिलता। बूढ़े बाव ने दांत पीसते हुए बगल में खड़े दोनों आदमियों को इशारे से अपनी ओर संकेत किया। दोनों आदमी हिचकिचाए। उनमें से एक ने दांत पीसते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई रिंच को ऊपर उठाया। इस रिंच का इस्तेमाल वाहनों की मरम्मत के लिए किया जाता था। ये भारी था। एक चीख। जू जियाओ जियाओ जमीन पर गिर पड़ी और बचने के लिए संघर्ष करने लगी। 2 स्ट्राइक। रेत के टीले पर खून फैल गया था। दूसरा आदमी भी दांत पीसते हुए उसमें शामिल हो गया, जब तक कि वह महिला जमीन पर बेसुध पड़ी रही। बूढ़े बाव ने अपने दिल में उमड़ रही भावनाओं को जबरदस्ती दबाया, हाथ हिलाया और दोनों आदमियों को वापस काफिले में ले गए। ... तब तक काफिले की आपूर्ति वितरित हो चुकी थी। चेनिये के सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का पिछला हिस्सा पहले से ही काफी चीजों से भरा हुआ था। उसने ट्रक के पिछले हिस्से में रखे सामान को सुरक्षित रूप से बांधने के लिए 2 रस्सियों का भी इस्तेमाल किया। कैबिन की यात्री सीट और पीछे की सीट भी सामान से भरी हुई थी। ऊंटगाड़ी के द्वारा पहुंचाई गई आपूर्ति चेनिये की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसे शानदार फसल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने चूचे से सुना था कि वहां एक अजूबा भी है, लेकिन समय पर्याप्त नहीं था। वे केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकते थे जब तक उन्हें सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए उपयुक्त स्थान न मिल जाए। चेनिये ने भी देखा था जब ओल्ड बाओ जू जियाओ जियाओ को अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने बस एक सरसरी नजर डाली थी। ऐसी बातों में उलझना उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि अलौकिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने की विधि अपना निष्कर्ष निकालने के अंतिम चरण में थी। यही बात चेनिये को सबसे ज्यादा चिंतित कर रही थी। लेकिन तभी एक बेहद आकर्षक युवक सीधे चेनिये की ओर बढ़ा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाखों फॉलोअर्स वाला वह मेगा इन्फ्लुएंसर था। संपर्क, सेवा की शर्तें, सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C92, श्रीमान चेन, आज से मैं आपका कुत्ता हूं। उस व्यक्ति को आते देख सबने अपना अपना काम रोक दिया। इसमें कुछ करने का कोई विकल्प नहीं था। भीड़ में यह व्यक्ति इतना आकर्षक था कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। जैविक रूप से पुरुष होने के बावजूद वे अधिकांश महिलाओं की तुलना में अधिक आकर्षण के साथ पैदा हुए थे। आकर्षण के मामले में वे जूलिना से जरा भी कमतर नहीं थी। चेहरे की नाजुक विशेषताओं के मामले में वे झो शियाओ शियाओ के बराबर थी। अगर लोगों को पहले से यह पता न होता कि यह व्यक्ति पुरुष है, किसी को भी यकीन नहीं होता कि वे महिला नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने पहले ही ऑनलाइन लाखों प्रशंसक जुटा लिए थे। उस आदमी की बड़ी बड़ी आंखें नफरत से भरी हुई थी, मानो ज्वालामुखी फटने की कगार पर हो। उस आदमी का शरीर और हाथ खून से लथपथ थे, फिर भी उसने एक हाथ में दांतों से बना हार पकड़ रखा था। उसके दूसरे हाथ में वास्तव में एक खोपड़ी थी। जो लोग इस आदमी को देखते थे वे उससे इस तरह बचते थे मानो वह कोई महामारी हो। जिस दिशा से वह व्यक्ति आया था उससे चेन ये अनुमान लगा सकता था कि वह शायद मोहुआइरेन के शव के पास गया होगा। उसके हाथ में मौजूद दांतों की माला की बात करें तो चेनिये को संदेह था कि वे शायद उस बूढ़े मोहुआइरेन के हों, और मांस और खून से सना हुआ खोपड़ी भी संभवतः बूढ़े मो की ही हो। सचमुच निर्दयी, एक बेहद खूबसूरत व्यक्ति, खून से लथपथ, दांतों की माला और एक खोपड़ी लिए हुए। उस विचित्र रूप से सुंदर दृश्य ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। जूनान, तुम ये क्या कर रही हो? जूलिना कहीं से अचानक बाहर निकली और चेनिये के सामने खड़ी होकर उसका रास्ता रोक दिया। तो इस व्यक्ति का नाम श्यूनान था। जूलिना का व्यापारिक मामलों के सिलसिले में एक बार जूनान से संपर्क हुआ था, इसलिए वह उसे कुछ हद तक जानती थी। कल रात जब जूनान को देखा तो जूलिना भी बहुत हैरान रह गई थी। जूनान ने जूलिना को नजरअंदाज किया और अपनी नजर चेनिये की ओर घुमाई। पहले का गुस्सा पल भर में राख हो गया, उसकी आंखों में कृतज्ञता छा गई। एक पल पहले उनका चेहरा गुस्से से भरा था, अगले ही पल कृतज्ञता और धन्यवाद से। भावों को बदलने की यह गति बिल्कुल उत्कृष्ट थी। आकर्षक जूलिना जूनान की आंखों में हवा की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि अगर चेनिये उसे अभी मरने के लिए कह दे तो वह बिना किसी झिझक के ऐसा कर देगा, मानो चेनिये ही उनके भगवान हों। लेकिन कृतज्ञता की इस झलक के भीतर एक अत्यंत गहरी जटिलता छिपी हुई थी। धड़ाम, जूनान के घुटने कांपने लगे और वह सीधे रेत के टीले पर घुटने टेककर जोरदार धप 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 की आवाजों के साथ चेनिये के सामने 3 बार प्रणाम किया। उसके हाथों में मौजूद दांतों का हार और खोपड़ी दोनों को उसने एक तरफ फेंक दिया। श्रीमान चेन, आज से जूनान आपकी कुतिया है। आप मुझसे जो चाहें करवा सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के लोगों ने चेनिये की ओर अजीब नजरों से देखा। इतना खूबसूरत पुरुष क्रॉस ड्रेसअप, भले ही वह महिला न हो, अस्वीकार्य तो नहीं होगा, है ना? चेनिये का चेहरा पीला पड़ गया। धिक्कार है, तुम मुझे किस तरह की निगाहों से देख रहे हो? सच में, दूसरों का मुझे गलत समझना एक बात है, लेकिन सुन शीशी, तुम भी मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? छोटी बच्ची, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? गुलाबी बालों वाली लड़की के चेहरे पर तिरस्कार का भाव साफ झलक रहा था। जूनान, है ना?
इसका क्या मतलब है? चेन ये ने जूनान को उठने के लिए नहीं कहा, इसलिए जूनान घुटनों के बल बैठी रही और अकड़ी हुई मुद्रा में घुटनों के बल ही बोलती रही। तुमने उस बुरे कमीने मोहुआइरेन को मार डाला, मेरा बदला लेने के लिए। दांतों का ये हार मैंने मोहुआइरेन के मुंह से निकाला था। ये खोपड़ी भी मोहुआइरेन की ही है। इन दोनों बातों का जिक्र करते ही जूनान की आंखों में फिर से क्रोध झलकने लगा, जो स्पष्ट रूप से बूढ़े मोह के प्रति गहरी नाराजगी को दर्शाता था। चेन ये ने इस पुरुष क्रॉसड्रेसर को ध्यान से देखा। वह पहले से ही इस पुरुष क्रॉसड्रेसर के इरादों को समझ चुका था। शायद मोहुआइरेन की मौत के कारण इस व्यक्ति को प्रतिशोध का डर था और वह एक नया संरक्षक तलाशना चाहता था। जहां तक कृतज्ञता और प्रतिफल की बात है, संभवतः उसमें भी कुछ हद तक ऐसा हुआ होगा। तुम कल और आज के बीच काफी बदल गए हो, चेन ये ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने मोहुआइरेन का पीछा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी बहन को ढूंढना चाहता था। मुझे मोहुआइरेन से पता चला कि मेरी बहन दूसरी टीम के साथ चली गई है और मैं उसे ढूंढना चाहता था। मोहुआरेन, इस नाम का उच्चारण करते समय जूनान की आंखों में अत्यंत जटिल भाव थे, घृणा, आक्रोश, अपमान, जहर। इस जटिल भावना को मानवीय भाषा में व्यक्त करना पहले से ही असंभव था। अपनी बहन की खातिर इस तरह के अपमान को सहना इस यूनान को काफी सहिष्णु माना जा सकता है, लेकिन कल तक तो ऐसा जरा सा भी संकेत नहीं था कि जूनान अपमान सह रहा था, बल्कि वह तो आनंद लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसने जबरदस्त बदला ले लिया हो। लोग कहते हैं कि मैं असामान्य हूं, लेकिन यह व्यक्ति शायद मुझसे भी ज्यादा असामान्य है। मैंने मोहुआइरेन को मार डाला, इसलिए अब शायद तुम अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाओगे। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? नफरत, लेकिन अब कृतज्ञता है। क्यों? मुझे अभी पता चला कि मोहुआइरेन मुझसे झूठ बोल रहा था। उसे मेरी बहन के ठिकाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सब कुछ मुझसे झूठ बोला गया था। अभी पता चला। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहुआइरेन की मृत्यु के बाद जूनान ने मोहुआइरेन के सामान से कुछ न कुछ जरूर खोजा होगा। वास्तव में किस बारे में चेन ये को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इतना गंभीर विषय था, चेन ये इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। चेन ये ने हाथ हिलाते हुए कहा, उठो, मुझे कुत्ते की जरूरत नहीं है। चेन ये ने बिना सोचे समझे ही इनकार कर दिया। कुछ बचे हुए लोगों की आंखों में अब भी दया की भावना झलक रही थी। लेकिन कोई बहाना नहीं, काफिला जल्द ही रवाना होने वाला है। दफा हो जाओ। चेन ये ने हाथ हिलाकर मानो किसी मक्खी को भगा रहे हों। जूनान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह खड़ा हुआ, पास के एक ऊंट के पास गया, उस पर सवार हो गया और पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला। चले जाओ। लाउडस्पीकर से ओल्ड बाउ की आवाज सुनाई दी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। काफिले के पीछे ऊंटों की एक लंबी कतार चल रही थी। पिछले काफिले की तुलना में ये काफिला स्पष्ट रूप से बड़ा था और हर वाहन सामान से भरा हुआ था। कैप्टन चू के वाहन पर लगा रूफ रैक लगभग 2 मीटर से अधिक ऊंचा था। गुलाबी बालों वाली लड़की की ऑफ रोड गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। उसकी गाड़ी पर लगा हुआ मॉडिफाइड रूफ रैक पूरी तरह से भरा हुआ था और एक समय तो अस्थिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण वह लगभग पलट ही गया था। आयरन लान संयोगवश पास ही था और उसने एक हाथ से उसे सहारा दिया। टाइटन सीक्वेंस 2 के 2 सिर वाले विशालकाय प्राणी के रूप में आगे बढ़ने के बाद उसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर और बढ़ गई। अब उसकी कुल लंबाई 2.2 मीटर से अधिक हो गई थी। चेन ये की लंबाई 1.8 मीटर से अधिक होने के बावजूद उसे इस व्यक्ति को देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ा। जहां तक चेन ये की बात है, सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक डगमगाता रहा और आसानी से स्टॉप भी नहीं हुआ। पहले 2 संशोधित ऑफ-रोड वाहनों की तुलना में चेन ये के सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को मूल रूप से इतनी अधिक मात्रा में माल ढोने की क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। सर्वनाश का वह पिकअप ट्रक पहले से ही ओवरलोड था। जहां तक आयरन लान की स्कूल बस की बात है, वह तो और भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश की गई थी। छत पूरी तरह से सामान से भरी हुई थी, जो सीधे ऊपर 2 मीटर की ऊंचाई तक ढेर के रूप में रखा हुआ था। इस चमकीली स्कूल बस को दूर से ही देखा जा सकता था। वाहन के अंदर कई और जीवित बचे लोग भी थे। पहले बस लगभग आधी ही भरी होती थी, लेकिन अब वह बचे हुए लोगों से खचाखच भरी हुई थी, एक भी सीट खाली नहीं थी। रेतीली जमीन नर्म थी, जिससे शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई जीवित बचे लोग वाहनों से बाहर निकल आए और उन्हें रेत के गड्ढों से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तनाव से उनके चेहरे लाल हो गए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। आयरन लान ये सब देखता नहीं रह सका और उसने एक हाथ से ही वाहन को रेत के गड्ढे से बाहर निकाल लिया। चेन ये की आंखें फटी रह गईं। क्या बकवास है, ये बड़ा मूर्ख फिर से ताकतवर हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी आयरन लान को रेत में वाहनों को धकेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन इतनी सहजता से कभी नहीं। पीछे चल रहे ऊंटों के काफिले की घंटियों की झनकार गूंज रही थी। चेन ये ने बिना विंडशील्ड या खिड़की के शीशे वाली सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को रेगिस्तान में दौड़ाया। रेगिस्तान की गर्म हवा सीधे सामने की विंडशील्ड से होकर उसके चेहरे पर लगी, जिससे चेन ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो जाएगा। ये तो बस। उसने सिस्टम पर एक नज़र डाली। कटौती पूरी होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। बहुत जल्द चेन ये ने उस धीमी गति वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी को फिर से देखा, लेकिन एक नज़र डालने के बाद चेन ये ने आगे नहीं देखा। ये जानते हुए भी कि यह बूढ़ा व्यक्ति समस्याग्रस्त था, क्या उसके पास जाना मौत को दावत देने जैसा नहीं होगा।
हालांकि हाल ही में शामिल हुई डिंग डोंग नाम की महिला के साथ शायद इस बुरे आदमी के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। सबसे आगे चल रहे वाहन में बैठे कैप्टन चू का चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने आज फिर से प्रस्थान में देरी कर दी। उनकी धारणा के अनुसार एक असामान्य वस्तु पहले ही काफिले का पीछा करना शुरू कर चुकी थी। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और कुछ ही मिनटों में हमारी बराबरी कर लेगा। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C93 चेन ये मैं तुम्हारी परदादी। अगर संभव हो तो चूचे निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। असामान्य जीवों द्वारा पीछा किया जाना निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव नहीं था। तेज चलो। चूचे के ये दो शब्द बोलते ही संशोधित वाहन ने तुरंत रफ्तार पकड़ ली और अपने पीछे धूल का एक विशाल बादल उड़ा दिया। चूचे की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ते देख कार में अपने हैंडहेल्ड कंसोल से खेल रही गुलाबी बालों वाली लड़की ने ऊपर देखा। चचेरे भाई, कैप्टन चू की गाड़ी तेज गति से चल रही है। ड्राइवर की सीट पर बैठी नन्ही बच्ची ने आगे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना हैंडहेल्ड कंसोल नीचे रख दिया, चूचे की कार को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया, फिर पीछे मुड़कर देखा। गुलाबी बालों वाली लड़की की भौहें सिकुड़ गईं। काश उनके पास वॉकी टॉकी होते तो वे पूछ सकते कि क्या हो रहा है। चूचे के बारे में उसकी समझ के आधार पर वह बिना किसी कारण के गति नहीं बढ़ाएगा। ऐसा करने का मतलब था कि पीछे चल रहे लोग काफिले के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे, विशेषकर वे ऊंटों के काफिले। इन ऊंटों की गति चार पहिया वाहनों की गति से बिल्कुल भी मेल नहीं खा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद गुलाबी बालों वाली लड़की ने फिर कहा, चलो उनका पीछा करते हैं। जहां तक ऊंट गाड़ियों की बात है, हर काफिले को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती थी जो छिपकली की पूंछ की भूमिका निभा सके। ओल्ड वू, शीशी और कप्तान तीनों ने गति बढ़ा दी है। स्कूल बस चला रहे गंजे बुरेली ने माथे पर शिकन के साथ कहा। उसके बगल में आयरन लान बैठा था जो मांस के पहाड़ जैसा दिखता था। उसने आगे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उसकी गर्दन पर दूसरा घाव पहले ही भर चुका था, यहां तक कि उस पर एक छोटी सी कली भी उगाई थी। वहां बैठे बैठे ही वह अत्यधिक दबाव का अनुभव कर रहा था। डिंग डोंग आयरन लान के पीछे बैठा था। पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, पाथफाइंडर के ऐसा करने का कोई कारण तो होगा। क्या हमें उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? इस महिला की शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उसके भीतर न्याय की भावना प्रबल थी। अन्यथा वह मोहुआइरेन और उसके समूह के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ नहीं होती। वह सीमाओं को भी अच्छी तरह समझती थी। हालांकि उसकी पहले से ही एक राय थी, फिर भी वह आयरन लान से सलाह ले रही थी। उनका पीछा करो। लगातार 3 वाहनों ने अपनी गति बढ़ा दी थी। चेनये ने भी जरा भी संकोच नहीं किया और एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। इंजन पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। पूरा वाहन बुरी तरह कांप रहा था क्योंकि वह तुरंत आगे चल रहे 3 वाहनों के बराबर पहुंच गया। उनकी तीव्र गति ने तुरंत ही दूसरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। देखते ही देखते पूरे काफिले को गति बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी ने भी चूचे से यह नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। जो लोग अब तक जीवित बचे थे वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि कप्तान का अनुसरण करना ही उनके जीवित रहने का एकमात्र मौका था। दूर से देखने पर काफिले ने एक विशाल रेत का तूफान खड़ा कर दिया। विंडशील्ड न होने के कारण चेनये इस समय बेहद दयनीय महसूस कर रहा था। आगे चल रहे वाहनों द्वारा उड़ाई गई रेत का एक भी कण छूटे बिना उसकी गाड़ी में समा गया। कुछ ही देर में उसका चेहरा और शरीर भूरे रंग की धूल की एक परत से ढक गया। चेनये ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और अपनी गाड़ी को आगे वाली गाड़ी के बगल में रोक दिया। पहले दलदल से बचने के लिए पीछे चल रहे वाहन आगे वाले वाहनों के टायर के निशानों पर चल रहे थे। साथ साथ गाड़ी चलाने के बाद उसके चेहरे पर उड़ने वाली रेत काफी कम हो गई, जिससे चेनये को आगे की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। कई अन्य वाहनों ने भी उनका पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। काफिले के पीछे चल रहे ऊंटों को भारी कष्ट झेलना पड़ा। ऊंटों की सामान्य गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती थी। अगर वे इससे भी तेज गति पकड़ लेते तो भी वे उस गति को केवल 3 से 5 मिनट तक ही बनाए रख पाते थे। उन्होंने अभी अभी बहुत सारे ऊंट और जीवित बचे लोगों को हासिल किया था, और आज हो सकता है कि वे सभी विसंगतियों का भोजन बन जाएं। बचे हुए लोगों के बारे में भूल जाओ, केवल इन ऊंटों का मांस ही उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। उन दिनों में रेगिस्तान में ताज़ा मांस खा पाना एक अत्यंत दुर्लभ विलासिता थी। लेकिन जल्द ही चेनये ने कुछ असामान्य बात देखी। ये ऊंट वास्तव में धीमे नहीं थे। हालांकि वे उसके वाहन की बराबरी नहीं कर सके, फिर भी वे छोटे छोटे कदमों से गति बढ़ा सकते थे। वे सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक से काफी पीछे चल रहे थे। जल्द ही चेनये ने कारण का अनुमान लगा लिया। इससे पहले ऊंटों के झुंड में प्रजनन अनुक्रम मौजूद था। इस क्रम के महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की स्वयं की युद्ध क्षमता कमजोर थी, लेकिन उनमें अलौकिक प्रजातियों को विकसित करने की प्रतिभा थी। अगर ये साधारण ऊंट होते तो मोहुआइरेन और उनके समूह की बहुत पहले ही सड़क पर मौत हो गई होती। अगर यह क्षमता प्रलय से पहले मौजूद होती तो इससे पूरी दुनिया चौंक जाती। वास्तव में प्रत्येक सीक्वेंस सुपरपावर की अपनी अविश्वसनीय क्षमताएं थीं। कुछ ऊंट जिन पर कोई सामान नहीं लदा था अपने पीछे चल रहे झुंड से तुरंत अलग दिखाई देने लगे। सिस्टम कटौती पूरी हो गई। उनकी आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। यह अलौकिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करने की वह विधि थी जिसे उसने पहले सिस्टम से निकालने के लिए कहा था, इससे पहले कि चेनये इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कर पाती।
बूम, एक जोरदार धमाका। चेनिये को महसूस हुआ कि वाहन तेजी से बाएं और दाएं हिल रहा है। इससे पहले कि वह सिस्टम प्रॉम्प्ट की जांच कर पाता, वाहन पहले ही नियंत्रण से बाहर हो चुका था। चेनिये ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे वाहन तेजी से दाईं ओर मुड़ गया और बगल में चल रहे धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन से बुरी तरह टकरा गया। कम गति वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी पलट गई और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। गाड़ी रेतीली जमीन पर पलट गई, उसके चारों पहिए हवा में बेकार ही घूमते रहे। पता चला कि वे एक बड़ी चट्टान से टकरा गए थे, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। जब चेनिये वाहन के केबिन से बाहर निकला तो वह पूरी तरह अस्त व्यस्त हालत में था। उसके बाल और चेहरा रेत से ढके हुए थे। उसके बगल में खड़ी धीमी गति वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चेनिये के विनाशकारी पिकअप ट्रक द्वारा बुरी तरह से चकनाचूर कर दी गई थी। तू कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन के ड्राइवर केबिन से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। ये बुरा आदमी पहले हमेशा चेनिये पर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराता था, यहाँ तक कि कुछ हद तक खुशामद भी करता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन अब उस बुरे आदमी का चेहरा बेहद भयावह और कुछ हद तक विषैला लग रहा था। चेनिये के पास सीक्वेंस सुपर पावर होने के बावजूद वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा हुआ प्रतीत हुआ, या शायद उसने शुरू से ही चेनिये के सीक्वेंस सुपर पावर्स उपयोगकर्ता होने की स्थिति की परवाह नहीं की थी। उनका पिछला व्यवहार महज सत ही था। पटुई। इस समय चेनिये के पास इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि बुरा आदमी क्या सोच रहा है। उसका मुंह रेत से भरा हुआ था। एक के बाद एक ऊंट उन दोनों के पास से दौड़ते हुए गुजरे और रास्ते में धूल के बादल उड़ाते चले गए। उनकी गति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी, मानो कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। कई ऊंटों के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। भीतर से एक तीव्र संकट का एहसास उत्पन्न हुआ। संकट की यह भावना चेनिये के लिए बहुत जानी पहचानी थी। वह पहले भी कई बार इसका अनुभव कर चुकी थी। विसंगति। दूर आसमान की ओर देखते हुए रेगिस्तान से एक विशालकाय बिना सिर वाला रेतीला सांप निकला। सूरज की रोशनी में इसने रेत के टीलों पर एक विशाल भयावह छाया डाली। दूर से देखने पर इसकी ऊंचाई 10 मंजिला इमारत जितनी होने का अनुमान था और उसका अधिकांश शरीर रेत के टीलों के नीचे दब गया। इतनी दूरी से भी चेनिये उस तीव्र दबाव और खतरे की भावना को महसूस कर सकता था। चेनिये अवाक रह गया। यह अनोखी चीज निश्चित रूप से अब तक देखी गई सबसे बड़ी चीज थी। अगले ही पल ये चेनिये की पुतलियों में तेजी से फैल गया। इतनी तेजी, चेनिये के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। पलायन। चेनिये के मन में बस यही एक विचार था। अगर वह पूरी तरह से अपने पैरों पर निर्भर होता तो यह कोरी कल्पना होती। चेनिये ने तेजी से पीछे मुड़कर उस खतरनाक पिकअप ट्रक को सीधा करने का इरादा किया। साथ ही सिस्टम ने पता लगाया कि सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक अभी भी सामान्य रूप से काम कर सकता है। धन्यवाद सिस्टम। इन सब के बाद भी ये वाहन चल सकता था। दुर्भाग्यवश सर्वनाश से क्षतिग्रस्त पिकअप ट्रक अब आपूर्ति सामग्री से लदा हुआ था, जिससे वाहन को जल्दी से सीधा करना मुश्किल हो गया था। धिक्कार है, क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे? मरना नहीं चाहते? आओ मदद करो। चेनिये ने उस बुरे व्यक्ति पर दहाड़ मारी जो उसे घृणा भरी निगाहों से घूर रहा था। चेनिये की चीख से उत्तेजित होकर बुरा व्यक्ति और भी अधिक उग्र दिखने लगा। वह अपने जानलेवा इरादे को छिपाने में असमर्थ था। चेनिये द्वारा अपने कम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन को नष्ट करने के बाद उस बुरे व्यक्ति ने इसे छिपाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन कुछ ही दूरी पर मौजूद भयानक रेत के सांप पर एक नजर डालते ही बुरे आदमी की आंखों में गहरी आशंका झलक उठी और फिर भी वह चेनिये की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। रेत में पलटी हुई और सामान से लदी पिकअप ट्रक को सीधा करने की कोशिश करना मुश्किल था। लेकिन न तो चेनिये और न ही यह अजीब बुरा आदमी साधारण लोग थे। इस अत्यावश्यक स्थिति में दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काफी मेहनत से उन्होंने आखिरकार उस दुर्घटनाग्रस्त पिकअप ट्रक को सीधा कर लिया। चेनिये उछलकर खड़ी हुई और झटपट ड्राइवर के केबिन में घुस गई। इग्निशन, गियर शिफ्ट, इंजन जोर से गर्जना करने लगा। चेनिये ने एक बार फिर सिस्टम को धन्यवाद दिया। किसी तरह एक सिगरेट उसके मुंह में पहुंच गई थी और केबिन धुएं की बदबू से भर गया था। तुम किस बात पर इतना खोए हुए हो? अंदर आओ। चेनिये ने मुंह में सिगरेट लिए बुरे आदमी पर चिल्लाया। बुरा आदमी एक पल के लिए थम गया, मानो उसे आश्चर्य हो रहा हो कि चेनिये अभी उसके बारे में सोच रहा है। ड्राइवर के केबिन में चढ़ते समय उसकी हत्या करने की मंशा थोड़ी कम हो गई। आपातकालीन स्थिति में बुरे व्यक्ति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हवा से भरी इस झोपड़ी में धुएं की सांस का एक स्थिर बादल भी मौजूद था। रेत का सांप तेजी से पास आ रहा था। उसकी गति भयावह रूप से तेज थी। पलक झपकते ही उनकी आंखों के सामने रेत का सांप काफी बड़ा दिखाई देने लगा था। जब भी वह रेत से बाहर निकलता, वह उन दोनों की ओर बेतहाशा बढ़ता जाता। और रेत के सांप ने स्पष्ट रूप से चेनिये और बुरे आदमी को देख लिया था और उसने अपना रास्ता बदलकर सीधे उन पर हमला कर दिया। जैसे ही चेनिये ने गाड़ी चलाना शुरू करने की तैयारी की, इंजन की तेज आवाज आई, लेकिन गाड़ी टस से मज नहीं हुई। इतने लंबे समय तक रेगिस्तान में गाड़ी चलाने के बाद चेनिये को एहसास हुआ कि यह संभवतः एक सिंकहोल है। रेगिस्तान में जमीन धंसने की घटनाएं अक्सर होती रहती थीं। चेनिये ने अभी अभी अंदर आए बुरे आदमी की ओर देखा और कहा, तुम जल्दी करो और बाहर निकलकर धक्का दो। बुरा आदमी गुस्से से भड़क उठा, मैं धक्का दूं? तुम क्यों नहीं? चेनिये, अगर मैं धक्का देने के लिए बाहर निकल जाऊं तो गाड़ी कौन चलाएगा? जल्दी करो, वो चीज आ रही है। बुरे व्यक्ति ने रियरव्यू मिरर में देखा। उसकी आंखों में आशंका की एक झलक दिखाई दी।
उसी क्षण चेन ये के प्रति उसके मन में जो भी सद्भावना थी वह तुरंत गायब हो गई। ये जानते हुए कि यह बहस करने का समय नहीं था, बूढ़ा आदमी जल्दी से वाहन से बाहर निकल गया। चेन ये यह नहीं देख पा रहा था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी के बाहर निकलते ही गाड़ी चलने लगी। बूढ़े आदमी, अंदर आ जाओ, जल्दी करो। गाड़ी के दोबारा चलने लायक हो जाने के बाद चेन ये ने बूढ़े आदमी पर चिल्लाया। बूढ़ा आदमी फिर से स्तब्ध रह गया। ये युवक भले ही घृणित हो, लेकिन मेरे प्रति उसका व्यवहार अभी भी अच्छा है, क्योंकि वह मेरा इंतजार करना जानता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही वाहन में घुस गया। हालांकि बूढ़े आदमी की तरफ का दरवाजा पहले से ही क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ था। पहले हुई टक्कर ने इसे नुकसान पहुंचाया था और इस सारी अफरा तफरी के बाद दरवाजा सीधे जमीन पर गिर गया। खैर, अब तो ये सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था। बूढ़ा आदमी अंदर चला गया। चेन ये ने एक्सीलरेटर को पूरी तरह से दबा दिया। सर्वनाश का प्रतीक बन चुका पिकअप ट्रक फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। पहले गियर से दूसरे गियर में, दूसरा गियर सीधे 5वें गियर में चला गया। चेन ये के अथक प्रयासों के तहत सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक ने अभूतपूर्व ऊर्जा का उत्सर्जन किया। एक बार फिर रफ्तार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया, लेकिन उनके पीछे मौजूद रेत का सांप सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक की पूंछ से कसकर चिपका हुआ था और उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद भी सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक अपने पीछे मंडरा रहे बिना सिर वाले रेत के सांप से पीछा नहीं छुड़ा सका। मुंह, एक ऐसी आवाज जो गाय की पुकार जैसी थी, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरी और गूंजदार थी, उनके कानों में गूंजी, यहां तक कि आसपास की हवा में भी प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रही थी। चेन ये को रियरव्यू मिरर में एक नजर डालने की ही जरूरत पड़ी और उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। एक विशाल छाया ने पूरे सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक को घेर लिया। सिरविहीन रेतीले सांप ने अपना मुंह खोला, जिससे उसके घने रूप से पैक किए गए नुकीले दांत दिखाई दिए। सिरविहीन रेतीले सांप के पूरे सिर पर अनगिनत छोटी छोटी आंखें फैली हुई थीं, जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और ट्राइपोफोबिया, सांप से डर की भावना जागृत हो जाती थी। शायद अगले ही पल वह और यह वाहन दोनों ही रेत के सांप के पेट में भोजन बन जाएंगे। उसी क्षण स्मोक ब्रेथ से बने एक विशाल हाथ ने भय से घिरे बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया, उसे ड्राइवर के केबिन से बाहर खींच लिया और उसे बिना सिर वाले रेत के सांप की ओर फेंक दिया। जब तक बूढ़े व्यक्ति को समझ आया कि क्या हो रहा है, तब तक उसने खुद को नुकीले दांतों से भरे रेतीले सांप के मुंह से 1 मीटर से भी कम दूरी पर पाया। बूढ़े आदमी को बात समझ आ गई। उसने पहले सोचा था कि यह आदमी पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वह अभी भी उसके जैसे बूढ़े और लाचार व्यक्ति की देखभाल करना जानता है। लेकिन बाद में पता चला कि वह उसे छिपकली की कटी हुई पूंछ की तरह इस्तेमाल कर रहा था। चेन ये, मैं तुम्हारे पूर्वजों के साथ सेक्स करूंगा। संपर्क, सेवा की शर्तें। सीक्वेंस, हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C94, शेको उसे पलायन। चेन ये ने न केवल बिना माफी मांगे उस बुजुर्ग व्यक्ति के धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन में टक्कर मार दी, बल्कि उससे अपने पलटे हुए वाहन को वापस सीधा करने में मदद भी करवाई। उसने बूढ़े आदमी से अपनी कार को धक्का देने में भी मदद ली। चेन ये के प्रति इतना अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद जब खतरा मंडराया, तो चेन ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बूढ़े व्यक्ति को बेरहमी से एक तरफ फेंक दिया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि चेन ये इतनी बेशर्म, इतनी निर्दयी और बेरहम हो सकती है। वह देख रहा था कि कैसे नुकीले दांतों की उन परतों द्वारा उसे निगल लिया जाने वाला था। बूढ़े व्यक्ति को अनिच्छा और क्रोध महसूस हो रहा था। उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आए, उसकी पीठ तेजी से एक विशाल उभार से फूल गई, उसके कपड़े फट गए और उसमें से एक पीला सा सिर बाहर निकला। जब चेन ये ने रियरव्यू मिरर में इस सिर को देखा, तो उसके चेहरे के भाव में भी थोड़ा बदलाव आया। ये को बड़ा बूढ़ा कठपुतली था। लॉन्गेविटी विलेज में सामने आई वह विसंगति, किसने सोचा होगा कि यह विसंगति शुरू से ही काफिले के भीतर छिपी हुई थी। क्या ये बूढ़ा आदमी लॉन्गेविटी विलेज से ही काफिले का पीछा कर रहा था, या फिर वह मेरा पीछा कर रहा था? इस बूढ़े व्यक्ति का असल मकसद क्या था? वह काफिले का पीछा करके क्या करना चाहता था? को बड़ा बूढ़ा कठपुतली की आंखों, कानों, मुंह और नाक से घना काला धुआं निकल रहा था, यहां तक कि उसकी पीठ पर लगे सिर से भी ऐसा ही हो रहा था। पूरा दृश्य बेहद भयावह और डरावना लग रहा था। ठीक उसी समय जब चेन ये को लगा कि को बड़ा बूढ़ा कठपुतली और रेत का सांप एक भयंकर युद्ध में भिड़ेंगे। रेत के सांप ने एक ही झटके में को बड़ा बूढ़ा कठपुतली निगल लिया, जिससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी, और फिर धूल का बादल उड़ाते हुए सिर के बल रेत के टीले में जा गिरा। उस संक्षिप्त क्षण के दौरान सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक पहले ही थोड़ी दूरी तक आगे बढ़ चुका था और बाल बाल रेत के सांप के हमले की सीमा से बच निकला था। सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का इंजन अभी भी गरज रहा था। बस 1 मिनट दीजिए, नहीं बस 20 सेकंड दीजिए, और यह रेत के सांप के हमले की सीमा से पूरी तरह बच सकता था। उसके माथे पर पसीना उसके चेहरे पर एक छोटी सी लकीर बनाता हुआ उसके कॉलम में समा गया। इंजन की गर्जना जारी रही और चेन ये को वाहन का ढांचा भी कांपता हुआ महसूस हो रहा था। उसने जरा भी ढील देने की हिम्मत किए बिना अपने दाहिने पैर से एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। स्टीयरिंग व्हील भी हल्का हल्का कंपन कर रहा था। इस समय हर सेकंड का महत्व जीवन के समान था। खुद को जीवित बचा हुआ दिखाने वाले इसको बड़ा बूढ़े कठपुतली के बारे में भूल जाओ। अगर इस समय कैप्टन चू यात्री सीट पर बैठे होते, तो चेन ये बिना किसी झिझक के उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देता। वह लानत कैप्टन चू, काफिले में वास्तव में ऐसी गड़बड़ी थी और वह इसे पहचानने में पूरी तरह विफल रहा।
क्या ये पाथफाइंडर सीक्वेंस अपना काम करने में सक्षम भी है? अगर चेन ये बचकर वापस आ जाता तो वह निश्चित रूप से चूचे को कॉलर से पकड़कर पूछता कि आखिर वह कप्तान कैसे बन सकता है। रेत के टीले में बिल खोदने के बाद रेत का सांप फिर कभी बाहर नहीं निकला। रेत के टीले की सतह शांत और स्थिर बनी रही, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन चेन ये ने जरा भी ढील देने की हिम्मत नहीं की और एक्सीलरेटर को और भी जोर से दबा दिया। लगभग 10 मीटर गाड़ी चलाने के बाद ही चेन ये ने आखिरकार राहत की एक छोटी सी सांस ली। चेन ये अभी भी यही सोच रहा था कि रेत का सांप अभी तक उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। बूम! उसके पीछे स्थित रेत का टीला अचानक फट उठा और चारों ओर रेत उड़ने लगी, मानो किसी ने उस पर तोप का गोला गिरा दिया हो। रेत सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में उड़ गई, फिर वह वापस नीचे गिर गया। छत से टकराते हुए बारिश की तरह टप टप की आवाज आई। चेन ये ने ध्यान से रियरव्यू मिरर में देखा तो उसे रेत के टीले के भीतर एक रेत का सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिसके शरीर का एक हिस्सा काफी फूला हुआ था। सांप के सिर पर घनी आबादी वाली आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं। मुंह, वह गहरी मर्मस्पर्शी ध्वनि फिर से गूंज उठी। रेत के टीलों पर ध्वनि की तरंगें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। ध्वनि तरंगें जहां जहां से गुजरी वहां वहां रेत और धूल उड़ने लगी। जैसे ही ध्वनि तरंगें सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक के पास से गुजरी, चेन ये को वाहन के चरमराने और कराहने की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई दी। ध्वनि तरंगें चेन ये के शरीर से होकर गुजरी। चेन ये के चेहरे के भाव बदल गए, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हथौड़े से जोर से वार किया हो। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए भी चेन ये ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। ये रेतीला सांप सचमुच इतना भयानक था। बैंग बैंग! ध्वनि तरंगों के कारण दोनों साइड मिरर सीधे चकनाचूर हो गए। उसके बाद से इस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक में रियरव्यू मिरर भी नहीं रह गए थे। चेन ये को डर से अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई, साथ ही उसका सिर भी चक्कर खा रहा था और भारी लग रहा था। लेकिन एक्सीलरेटर पर उनका पैर जरा भी ढीला नहीं हुआ। सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक का ढांचा अस्थिर रूप से डगमगा रहा था, लेकिन वह पागलों की तरह आगे बढ़ता रहा। पीछे से लगातार गहरी गर्जनाएं आ रही थीं। प्रत्येक गर्जना से ध्वनि तरंगों के दृश्यमान छल्ले उत्पन्न होते थे, जिनमें से प्रत्येक उड़ती हुई रेत और धूल को हिला देता था। रियरव्यू मिरर न होने के बावजूद भी चेन ये कल्पना कर सकता था कि उसके पीछे क्या हो रहा है। ध्वनि तरंगों की लगातार बौछारें उन पर बरस रही थीं। ध्वनि के इस हमले में वाहन पर बचे हुए पेंट के अंतिम अंश भी उखड़ रहे थे, जिससे धातु का मूल रंग सामने आ रहा था। अधिक क्षेत्र गड्ढेदार और असमान हो गए। चेन ये को अपने आंतरिक अंगों में भी हल्की कंपन महसूस हो रही थी। उसके मुंह के कोने से गहरा लाल खून रिस रहा था। उसका रंग रूप भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। केवल तभी जब चेन ये ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ध्वनि तरंगों का प्रभाव काफी कमजोर हो गया है, इस हद तक कि वे अब उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। तभी चेन ये ने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालकर पीछे देखा। यह आत्महत्या नहीं थी, बल्कि ये देखने के लिए कि रेत का सांप मरा हुआ है या जीवित। अगर भविष्य में उसका उससे फिर सामना होता है तो कम से कम उसके पास अधिक जानकारी एकत्रित हो सकती है। तब तक सर्वनाश का वह पिकअप ट्रक दूर स्थित उबलते रेत के समुद्र से पूरे 100 मीटर दूर जा चुका था। समय समय पर वह रेतीले समुद्र के भीतर रेत के सांप को रेंगते हुए देख सकता था। कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली स्पष्ट रूप से रेत के सांप द्वारा निगल लिया गया था। रेत के सांप को इस तरह सताने में सक्षम होने के लिए जाहिर है कि कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली भी कोई साधारण प्राणी नहीं था। इंजन लगातार भीषण गर्जना करता रहा। सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक की गति कभी कम नहीं हुई। विंडशील्ड न होने के कारण उड़ती हुई रेत से चेन ये के चेहरे पर जलन हो रही थी। कुछ ही दूरी पर चेन ये ने देखा कि सामने के रेत के टीले से एक ऊंट उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। ऊंट की पीठ पर स्पष्ट रूप से लंबे लहराते बालों वाली एक आकृति दिखाई दे रही थी। ये तो वो बच्ची जूनान है। ... जब जूनान काफिले के साथ भाग रहा था तब उसे पहले ही यह एहसास हो गया था कि कोई असामान्य शक्ति उनका पीछा कर रही होगी। सर्वनाश के दौरान प्रवासी जीवन में इस तरह की स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी। उन भयावह विसंगतियों का सामना करते हुए यहां तक कि मानव अनुक्रम महाशक्तियों के पास भी केवल आत्मरक्षा की क्षमता ही थी। एक ऊंट की गति निश्चित रूप से 4 पहियों की गति से तुलना नहीं कर सकती। इसलिए जब चेन ये का वाहन पलट गया तो उसके पीछे बैठी जूनान ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। इस बच्चे ने अपने ऊंट पर सवार होकर अपनी आंखों से देखा कि कैसे चेन ये का वाहन उनके बगल में चल रहे धीमी गति वाले इलेक्ट्रिक वाहन से टकरा गया। जूनान का दिल कस गया। उसने अभी अभी चेन ये के प्रति वफादारी की शपथ ली थी। वह चेन ये का कुत्ता बनना चाहता था और अब उसका स्वामी मर गया था। शिवनान ऊंट की पीठ पर सवार था। उसका शरीर ऊंट की लहराती चाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। उसे पता नहीं था कि वह कितनी देर से दौड़ रहा था। जब जूनान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर स्थित रेत के टीलों पर केवल 2 छोटे बिंदु ही दिखाई दिए, और वह रेत का सांप जिसकी भयावह और दमनकारी आभा है। जहां एक ओर जूनान की आंखों में भय झलक रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे यह चिंता भी सताने लगी कि कहीं चेन ये की मृत्यु न हो जाए। ऐसा नहीं था कि जूनान और चेन ये के बीच संबंध इतने गहरे हो गए थे। सबसे पहले चेन ये ने मोहवाइरेन की हत्या कर दी, जिससे मूल रूप से उसकी शर्म धुल गई और उसका बदला भी पूरा हो गया। दूसरा, जूनान चेन ये के करीब आना चाहती थी, चेन ये की सुरक्षा प्राप्त करना चाहती थी और अपनी छोटी बहन को खोजने के लिए अनुक्रम महाशक्तियों पर भरोसा करना चाहती थी। सर्वनाश से पहले जूनान के लाखों प्रशंसक थे और कई लोग अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर थे।
लेकिन अब सर्वनाश के बाद का समय था। लाखों प्रशंसक वे सीक्वेंस सुपर पावर्स के सामने कुछ भी नहीं थे। जूनान ने दांत पीसते हुए अपने दिल को कठोर कर लिया, वह जुआ खेलेगा। इसीलिए सभी के आश्चर्यचकित और विस्मयकारी निगाहों के बीच जूनान ने अपने ऊंट को घुमाया और सीधे खतरे की ओर वापस दौड़ पड़ा। जूनान ने देखा कि चेनये का एपोकैलिप्टिक पिकअप ट्रक और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह प्रलयकारी पिकअप ट्रक तेजी से जूनान की ओर बढ़ते हुए धूल का बादल उड़ाता चला गया। श्रीमान चेन, आप। इससे पहले कि जूनान अपनी बात पूरी कर पाती, चेनये का सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक जूनान के पास से गुजर चुका था और सीधे आगे चल रहे काफिले का पीछा कर रहा था। ये देखकर जूनान ने दांत पीसते हुए अपने ऊंट को फिर से घुमाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच वाहन के अंदर चेनये को कुछ हद तक उत्साह महसूस हुआ। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से अपनी छाती की जेब में हाथ डाला, एक सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। वह बाल रेत के सांप के मुंह से बच निकला था। अगर उस समय वह एक पल के लिए भी हिचकिचाया होता या कुछ सेकंड धीमा रहा होता तो शायद आज वह रेत के सांप के पेट में होता। मौत के साथ हुए इस रोमांचक मुठभेड़ ने चेनये के एड्रेनालाइन स्तर को बढ़ा दिया था। सिगरेट पकड़े हुए उसका हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था। इस बार तो उसने धोखा दिया, ऊंटों के काफिले को हड़प लिया, ये भूल जाए कि उसने कितना सामान हासिल किया। उसने जो स्लॉटर पॉइंट्स हासिल किए, साथ ही उसने अभी अभी जो नई सुपरनॉर्मल कल्टीवेशन विधि खोजी, वे भी पर्याप्त पुरस्कार के रूप में गिनी जा सकती थीं। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C95 दो शातिर बदमाश। जब चेनये काफिले के पास पहुंचा तब तक खूनी चांद आसमान में काफी ऊपर आ चुका था। लालिमालिये प्रकाश ने रेत के टीलों को नहला दिया। दूर से देखने पर काफिला पहले से कहीं अधिक बड़ा प्रतीत हो रहा था। एक तरफ दर्जनों ऊंट रेत के टीलों पर आराम से लेटे हुए थे। दूसरी ओर कई वाहन शांतिपूर्वक खड़े थे। बीच में एक बड़ी सी अलाव जल रही थी, जिसके चारों ओर चूचे, आयरन लान और सनशीशी सभी इकट्ठा थे। आसपास के इलाके में कई छोटी छोटी आग लगी हुई थी। हर आग के आसपास जीवित बचे लोग जमा थे। हर आग पर कुछ न कुछ भुना जा रहा था। दूर से ही मांस की एक अजीब सी गंध आ रही थी। चेनये का सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक शोर मचाते हुए वापस आया, जिससे कई लोग मुड़कर देखने लगे। वाहन धीरे धीरे रुक गया। चेनये कार से बाहर निकला। उसका चेहरा धूल से सना हुआ लग रहा था। उसके बाल, चेहरा और कपड़े सब कुछ धूल से ढका हुआ था। केवल उसकी पलकें, झपकती आंखें और बोलते समय दिखाई देने वाले सफेद दांत ही ये दर्शाते थे कि वह अभी भी इंसान है। पटुई पटुई पटुई। बाहर निकलते ही चेनये ने सबसे पहले अपने मुंह में भरी रेत को लगातार थूकना शुरू कर दिया। बिना विंडशील्ड के चेनये ने पूरी यात्रा के दौरान लगभग रेत ही खाई थी। उसके शरीर पर हल्की सी थपकी देने से भी धूल का गुबार उठ जाता था। उस भयानक हालत में खड़ी पिकअप ट्रक की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। न केवल पूरी गाड़ी गंदगी से ढकी हुई थी, बल्कि उसके दोनों तरफ के दरवाजे भी पूरी तरह से गायब हो गए थे। आखिरी बचा हुआ दरवाजा झटकों को सहन नहीं कर सका और यात्रा के आधे रास्ते में ही गिर गया। उस समय चेनये का पूरा ध्यान अपनी जान बचाने के लिए भागने पर केंद्रित था और उसके पास दरवाजा वापस लाने का समय नहीं था। परिणामस्वरूप उस सर्वनाशकारी पिकअप ट्रक में न तो विंडशील्ड थी और न ही साइड के दरवाजे। कुल मिलाकर शैली काफी कठोर प्रतीत होती थी। चेनये। कैप्टन चू ने टॉर्च की रोशनी चेनये पर डाली, जिसकी किरण उस पर पड़ी। और कौन हो सकता है? तुम लोग बिल्कुल भी विचारशील नहीं हो, मुझे छोड़कर भाग गए। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो क्या होगा? अगर तुम वापस नहीं आए तो समाज को एक उपद्रवी से छुटकारा पाकर बहुत फायदा होगा। आपकी कार को क्या हुआ? बस वापस आ पाना ही काफी है। अब जब सब लोग एक दूसरे से परिचित हो गए थे तो वे खुलकर मजाक कर सकते थे। चेनये को कैप्टन चू के मजाक से जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वह सीधे अलाव की ओर चल पड़ा। चेनये असल में उस अद्भुत चीज के बारे में पूछना चाहता था जो उन्हें पहले मिली थी, कि वह वास्तव में क्या थी। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उनके पास पूछने के लिए बाद तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 4 सदस्यीय टीम में स्पष्ट रूप से एक अतिरिक्त सदस्य जुड़ गया था। वह महिला थी जिसका नाम डिंग डोंग था। इससे पहले दोनों ने मिलकर उस डेमन सीक्वेंस यूजर के खिलाफ साजिश रची थी, इसलिए वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। चेनये ने अभिवादन के रूप में उसे सिर हिलाकर सहमति दी। डिंग डोंग ने भी विनम्रतापूर्वक उसी प्रकार उत्तर दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुमने ऊंट मारा है? गुलाबी बालों वाली लड़की ने हवा को सूंघा। हाँ, मैंने पहले कभी ऊंट का मांस नहीं खाया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्वादिष्ट होता है। वह लड़की काफी लालची लग रही थी। बोलते समय वह बार बार लार निगल रही थी। दरअसल सिर्फ वह लड़की ही लालची नहीं थी, बहुत से लोग इसके लिए तरस रहे थे। प्रलय के बाद उपलब्ध अधिकांश मांस स्मोक्ड या प्रोसेस्ड मांस था, जबकि ताज़ा मांस मिलना लगभग असंभव था। आयरन लान आग पर भुन रहे मांस को ध्यान से देखता रहा। चेनये के आने पर उसने उसे संक्षिप्त अभिवादन किया और फिर अपनी नजरें मांस पर लौटा लीं। स्पष्टतः इस अवधि ने उस व्यक्ति के मन में इसकी तीव्र लालसा जगा दी थी। टाइटन सीक्वेंस के उपयोगकर्ताओं की भूख स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक होती थी। मांस खाने की उनकी लालसा भी सामान्य से कहीं अधिक प्रबल थी। मांस रहित इस अवधि के दौरान आयरन लान को सबसे अधिक नुकसान हुआ था। भले ही हम इन्हें न खाएं, फिर भी ये ऊंट शायद ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, ये सब मर जाएंगे। कैप्टन चू खेदजनक प्रतीत हो रहे थे।
चूचे की राय में ये ऊंट परिवहन के बेहतरीन साधन थे। कुछ मायनों में वे 4 पहिया वाहनों से भी अधिक उपयोगी थे। बेशक अगर आप चूचे से वाहनों के बदले ऊंटों का व्यापार करने के लिए कहते तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता, लेकिन वह इस तरह इतने सारे ऊंटों को खाना बर्दाश्त नहीं कर सका। चेनिये ने चारों ओर देखा, कोई चारा नहीं। पहले ऊंटों के काफिले में मौजूद सभी ऊंटों की जिम्मेदारी झानलेई की थी। वह ब्रीडर सीक्वेंस का उपयोग करता है। झानलेई कुछ दिनों में इन ऊंटों को अपने गुप्त फॉर्मूले की कुछ गोलियां खिलाता था। जब तक वे ये चीजें खाते रहेंगे ऊंट कई दिनों तक बिना भोजन के, यहां तक कि बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। झानलेई भाग निकला और वे सभी गुप्त फॉर्मूले वाली गोलियां उसके पास हैं। अगर हम इन ऊंटों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाए तो जल्द ही ऐसा समय आएगा जब। बोलने वाली का नाम डिंग डोंग था। उसकी आवाज में कुछ उदासी झलक रही थी। जाहिर है वह भी नहीं चाहती थी कि ये ऊंट मरें। इन ऊंटों के साथ इतनी लंबी यात्रा करने के कारण उसके मन में उनके प्रति कुछ स्नेह उत्पन्न हो गया था। पास ही में बचे हुए लोगों द्वारा कई ऊंटों को पहले ही मार दिया गया था और उनका विच्छेदन किया जा रहा था। डिंग डोंग की व्याख्या सुनने के बाद चेन ये मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में प्रत्येक सीक्वेंस सुपरपावर के अपने अपने अविश्वसनीय पहलू थे। इन ऊंटों को उस तरह से पालने में सक्षम होना ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली था। अब ऐसी गोलियां उपलब्ध थीं जो भोजन का विकल्प बन सकती थीं। ब्रीडर सीक्वेंस के उपयोगकर्ताओं में युद्ध शक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन जब जानवरों के पालन पोषण की बात आती है तो शायद कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यह प्रलय से पहले की बात होती तो सिर्फ इन्हीं कौशलों के दम पर वे बेहद अमीर बन सकते थे। यदि पर्याप्त समय और संसाधन दिए जाएं तो ब्रीडर सीक्वेंस उपयोग करता। युद्ध क्षमता के मामले में शायद यह अन्य अनुक्रमों को भी पछाड़ सके, कौन जानता है। पहले वाले भेड़ियों को ही देख लो, हर एक भेड़िए गोल मटोल और मजबूत था, बिल्कुल छोटे बछड़ों की तरह। चेनिये को पहले आश्चर्य होता था कि इन ऊंटों की पीठ पर चारा कम क्यों होता है। इसका पूरा कारण ब्रीडर सीक्वेंस सुपर यूज ही था। दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति पहले ही भाग चुका था और उसे रास्ता दिखाने वाला कोई मार्गदर्शक न होने के कारण संभवतः वह विसंगतियों द्वारा मारा जा चुका था। उसके बिना और चारे के बिना ये ऊंट शायद कुछ दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में सामान्य परिस्थितियों में एक ऊंट को प्रतिदिन 4-8 किलोग्राम सूखी घास और 8-10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें कभी कभार सूखी घास और मुरझाए हुए पेड़ों के तने भी दिखाई देते थे। रास्ते में काफिला रास्ते में मिलने वाले सूखे पेड़ों के तनों और शाखाओं को इकट्ठा करता जाता था, अन्यथा वे ये अलाव नहीं जला पाते। लेकिन ये सूखी घास इन दर्जनों ऊंटों के चारे के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा 8-10 लीटर पानी की भी जरूरत होगी। इस समय पानी सोने के समान कीमती था। चूचे दर्जनों ऊंटों को पालने के लिए इतना पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक वे इस रेगिस्तान को छोड़कर नहीं चले जाते। इसलिए भंडारित भोजन के रूप में कुछ ऊंटों को मारना आवश्यक था। चेनिये को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। काफिले में ऐसे बहुत से लोग थे जो जर्की बनाना जानते थे और बहुत से लोग इस तरह का काम करने के लिए तैयार थे। जहां तक किसी ऐसे व्यक्ति के सवाल का सवाल है जो ये पूछ सकता है कि इतने सीमित संसाधनों के साथ रेगिस्तान में जर्की कैसे बनाया जा सकता है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता था, भले ही अंत में उसका स्वाद खराब ही क्यों ना हो। कुछ न खाने से तो बेहतर है। कुछ ही देर में ऊंट का मांस भून लिया गया। चेनिये के सामने ऊंट के मांस का एक अच्छी तरह से भुना हुआ टुकड़ा लाया गया। मांस की सुगंध हवा में फैल गई और चेनिये ने सूंघा। उसके मुंह में इतनी लार उमड़ रही थी कि अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह बाहर छलक सकती थी। हालांकि चेनिये ने फिर भी अपनी चॉपस्टिक को नहीं छुआ। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा। यह साधारण ऊंट का मांस नहीं था, यह ब्रीडर सीक्वेंस उपयोगकर्ता द्वारा पाले गए ऊंटों से प्राप्त हुआ था। और उसने जिन गोलियों का इस्तेमाल किया उनमें निश्चित रूप से प्रजनक की अलौकिक शक्तियां समाहित थीं। कौन जानता था कि ऊंट का मांस खाने के बाद क्या होगा। जैसे ही चेनिये ने ऊपर कहीं और देखा, संयोगवश उसकी नजर कैप्टन चूचे से मिल गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत एक दूसरे के विचारों को समझ गए। चेनिये जरूर एक धूर्त लोमड़ी है। कप्तान चू, छोटी लोमड़ी, सचमुच बहुत चालाक है। इन दोनों के अपने विचार थे, लेकिन अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। आयरन लान सबसे ज्यादा अतिरंजित था। उसने अपना विशाल मुंह चौड़ा खोला और अपने सामने रखे मांस के एक बड़े टुकड़े को फाड़कर खाने लगा। ये जी कप्तान, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सुन शीशी ने मुंह में मांस भरे हुए बुदबुदाते हुए पूछा। चेनिये हंसते हुए बोली, तुम लोग पहले खाना खा लो। मैं खाने से पहले ये देख लूंगा कि इसमें कोई जहर तो नहीं है। बेशक उन्होंने यह बात जोर से नहीं कही। उसके सामने चूचे ने भी ऐसा दिखावा किया जैसे उसे अभी भूख नहीं लगी हो। वास्तव में इन दोनों शातिर बदमाशों की मानसिकता बिल्कुल एक जैसी थी। संपर्क सेवा की शर्तें। सीक्वेंस हाईवे सर्वाइवल, सर्वनाश में आपूर्ति को अपग्रेड करना। C96 सहजीवन अनुक्रम। आयरन लान को अपने सामने हड्डियों का ढेर लगाते देख अगर उसने जल्द ही खाना शुरू नहीं किया तो शायद उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। चेनिये ने बुदबुदाते हुए कहा, उम्मीद है कि उसका दम घुटकर मौत न हो जाए। चूचे ने बगल से कहा, लो शेर, थोड़ा धीमे चलो, कोई तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं। यह आदमी बहुत तेजी से खा रहा था।
मांस जहरीला था या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जब तक कोई जहरीली चीज दिखाई देती तब तक शायद वह सारा मांस चट कर चुका होता। आयरन लान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और कहा, कैप्टन आपने फिर से गलत समझा, मैं मैड लान हूं। इस खाने के बाद वह दूसरा आदमी जल्द ही वापस आ जाएगा और फिर मैं अपना असली रूप धारण कर लूंगा। क्या आप लोगों को मांस पसंद नहीं है? अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। ये कहने के बाद उसने चेन ये और चूचे की थालियों से सारा मांस उठाया और अपनी थाली में डाल लिया। चेन ये और चूचे ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद उनमें से कई पूरी तरह से ठीक रहे, उनमें जहर या इसी तरह की समस्याओं के कोई लक्षण नहीं दिखे। तभी चेन ये और चूचे ने खाना शुरू किया। पागल शेर के सामने हड्डियों का एक विशाल ढेर जमा हो चुका था, फिर भी वह लालच से मांस खाना जारी रखे हुए था। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि इस आदमी को भूख बहुत लगती थी। इतना खाने के बाद भी उनमें थकान के कोई लक्षण नहीं दिखे। 2 जीवित बचे लोगों को विशेष रूप से उसके लिए मांस भूनने का काम सौंपा गया था। कभी कभी तो उसे इस बात की भी परवाह नहीं होती थी कि मांस पूरी तरह से पका हुआ है या उसमें अभी भी खून के धब्बे हैं, वह बस उसे अपने बड़े मुंह में डाल लेता था और केवल हड्डियों को थूक देता था। उनके अभ्यास से भरे हुए हाव भाव लगभग ईर्ष्या करने लायक थे। टाइटन सीक्वेंस से तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। चलो खाना खाते हैं, सब ठीक रहेगा, चूचे ने बगल से कहा। तभी उन दोनों सतर्क लोगों ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। एक वयस्क ऊंट का वजन लगभग 500 किलोग्राम होता है और इस ऊंट को ब्रीडर सीक्वेंस के माध्यम से सावधानीपूर्वक पाला गया था, जिससे यह और भी बड़ा हो गया, संभवतः 6 से 700 किलोग्राम तक पहुंच गया। खाने योग्य हर हिस्से का बिना किसी बर्बादी के उपयोग किया गया। संसाधनों की अत्यधिक कमी के इस दौर में किसी भी प्रकार की बर्बादी शर्मनाक थी। आज रात लगभग सभी जीवित बचे लोगों को मांस खाने को मिला। पहले कुछ लोगों ने चूचे द्वारा ऊंट की बलि देने का विरोध किया था, लेकिन अब कोई असहमति की आवाज नहीं थी। यहां तक कि हाल ही में शामिल हुए सीक्वेंस सुपरपावर उपयोगकर्ता डिंग डोंग ने भी काफी कुछ खाया। चेन ने मांस को अपने मुंह में डाला और एक अनोखी सुगंध उसकी जीभ पर फैल गई। इसमें जंगली जानवरों जैसी कोई गंध नहीं थी, बल्कि हल्की मिठास थी। चेन को नहीं पता था कि ऊंट के मांस का स्वाद असल में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन अब उसे यही स्वाद चखने को मिला और यह बहुत ही स्वादिष्ट था। चेन समझ गया कि इस क्रम को जानवरों को वश में करने वाला क्रम नहीं बल्कि प्रजनक क्रम क्यों कहा जाता है। पेट भरकर खाने के बाद कई लोग रेत के टीले पर लेट गए और पेट सहलाने लगे, फिर अंत में रुके। धुएं के घने गुबार के बीच उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि प्रलय आखिरकार उतनी बुरी नहीं थी जितनी सोची गई थी। कम से कम वे इतने स्वादिष्ट भोजन का आनंद तो ले सकते थे। कैप्टन चू पहले ही चाय का सेट बाहर ले आए थे और पास ही में चाय तैयार करना शुरू कर चुके थे। चूंकि आज काफिले में नए सदस्य शामिल हुए थे, इसलिए कप्तान चू ने आतिथ्य सत्कार के रूप में अपनी बेहतरीन चाय परोसने की योजना बनाई, जो स्वागत समारोह के रूप में काम करेगी। गुलाबी बालों वाली लड़की की आंखें चमक उठी। कैप्टन चू, आप आज इतने उदार हो रहे हैं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर चूचे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे बदमाश, क्या तुमने मेरी चाय काफी नहीं पी ली है? हे डिंग डोंग, मैं तुम्हें बता दूं, कैप्टन चू की चाय हर किसी को पीने को नहीं मिलती। आज हमें तुम्हारी उपस्थिति से लाभ हो रहा है। चेन भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। इन दिनों चूचे की चाय मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हर रोज चाय पीते समय यह आदमी खुद को अपने तंबू में बंद कर लेता था और चुपके से अकेले चाय पीता था। इतना सारा मांस खाने के बाद हाथ में सुगंधित भाप निकलती चाय का प्याला पकड़े हुए केवल उसकी खुशबू सूंघना ही ताजगी और मन को प्रसन्न करने वाला था। प्रलय से पहले इस तरह की जीवन शैली शायद सभी को सामान्य लगती होगी। ये कई लोगों के लिए भोजन के बाद की एक बुनियादी गतिविधि भी हो सकती थी, लेकिन ये ठीक वही प्रलय थी, और वह भी रेगिस्तान में, जिससे यह और भी अधिक अनमोल महसूस हो रही थी। केवल पागल शेर ही अब भी बेतहाशा मांस खा रहा था, उसे चाय पीने जैसी गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। सुगंधित शानदार चाय। उनमें से कई लोग सुगंधित चाय को मुंह में डालते ही उसे निगलने की हिम्मत नहीं कर पाए। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। वैसे येजी, मैंने पहले बूढ़े झांतों को तुम्हारे साथ रुकते हुए देखा था, लेकिन मैंने तुम्हें ही लौटते हुए देखा, वह कहाँ है? चूचे ने अपना कप नीचे रखा और पूछा। भागने के दौरान चूचे ने अचानक अपने पीछे एक अतिरिक्त असामान्य उपस्थिति को महसूस किया था। यह असामान्य उपस्थिति अचानक प्रकट हुई प्रतीत हुई, उसने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह मामला चूचे के मन में बना रहा। अब जब उनका पेट भरा हुआ था और वे संतुष्ट थे, तो चूचे को आखिरकार पूछने का मौका मिल गया। डिंग डोंग अभी अभी काफिले में शामिल हुआ था और स्थिति से परिचित नहीं था, वह कुछ भ्रमित सा दिख रहा था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने चुपचाप डिंग डोंग को सब कुछ समझा दिया। डिंग डोंग भी गंभीर भाव से सुन रहा था। क्या आप सभी को पहले भी उस बूढ़े आदमी में कुछ गड़बड़ नहीं दिखी थी? जवाब देने के बजाय चेन ये ने चूचे और गुलाबी बालों वाली लड़की से पूछा। चूचे चुप रही, लेकिन गुलाबी बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया। उस बूढ़े आदमी में कुछ गड़बड़ है, ये बात तो मूर्ख ही समझेगा। उस धीमी गति वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी की वजह से रास्ते में इतने सारे लोग मारे गए, फिर भी वह अकेला ही बच पाया। हमने सोचा था कि आप उस बूढ़े आदमी की परीक्षा लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि आप कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। जैसे जैसे वह बोलती गई, गुलाबी बालों वाली लड़की की आवाज नर्म होती गई, मानो उसे कुछ अपराध बोध हो रहा हो। ये सुनकर चेन ये की सांस अटक गई।
तो सबने यह बात नोटिस कर ली थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसके मूर्खतापूर्ण तरीके से जोखिम उठाने का इंतजार करते रहे। वास्तव में प्रलय से बचने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं था। तुम में से कोई भी अच्छा नहीं है। चेन ये बेहद गुस्से में थी। और तुम में हमारे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? गुलाबी बालों वाली लड़की ने विरोध करते हुए दृढ़ता दिखाई। कैप्टन चू, मुझे इस पर आपसे सवाल करना ही होगा। हमारे काफिले में इतनी बड़ी विसंगति छिपी हुई थी और आपको इसके बारे में पता नहीं था। क्या वह बुरा आदमी एक अपवाद था? इस खबर से वहां मौजूद तीनों लोग थरथरा उठे। दीर्घायु गांव का कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली चेनिये ने अभी अभी घटी घटना का ब्यौरा देना शुरू किया। चेनिये की बात सुनने के बाद सब लोग चुप हो गए, विशेषकर गुलाबी बालों वाली लड़की और चूचे, जो दीर्घायु गांव जा चुके थे और कुबड़ा बूढ़े कठपुतली के विचित्र व्यवहार के बारे में जानते थे। किसने सोचा होगा कि वह कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली शुरू से ही उनके काफिले में मौजूद था। डिंग डोंग को यह बेहद भयावह लगा, क्योंकि उसे दूसरों की तरह इसकी गहरी समझ नहीं थी। चूचे ने एक कप चाय पीने के बाद धीरे से कहा, वह कुबड़ा बूढ़ा कठपुतली शायद वास्तव में कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कैसे? जहां तक मुझे पता है, यह सहजीवन अनुक्रम होना चाहिए। एक और नया क्रम। चूचे ने पहले भी जिक्र किया था कि सीक्वेंस सुपर पावर्स के 100 से भी ज्यादा प्रकार होते हैं, लेकिन किसे पता था कि इस तरह का भी कोई सुपर पावर होता है। सहजीवन अनुक्रम, क्या इसका मतलब विसंगतियों के साथ सहजीवन है? गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखों में चमक थी। आप सभी सीक्वेंस सीरम के बारे में जानते हैं, है ना? कप्तान जी, घुमा फिरा कर बात करना बंद कीजिए और सीधे सीधे बता दीजिए। चेनिये ने सीधे सीधे बात काटते हुए कहा। सीक्वेंस सीरम का उपयोग करने से सीक्वेंस सुपरपावर जागृत हो सकती हैं, लेकिन हर कोई 100% सफल नहीं होता है। कुछ लोग जो इस सीरम का उपयोग करते हैं, वे अलौकिक शक्ति द्वारा होने वाले परिवर्तन को सहन नहीं कर पाते और सीधे मर जाते हैं। कुछ लोग अलौकिक शक्ति से सीधे भ्रष्ट हो जाते हैं और असामान्य बन जाते हैं। कुछ लोग भाग्यवश जीवित रहने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जागृत होने में असफल रहते हैं, हालांकि उनके शरीर अलौकिक शक्ति द्वारा रूपांतरित हो जाते हैं। इन लोगों के शरीर सामान्य लोगों से हर तरह से स्पष्ट रूप से भिन्न हो गए हैं। अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये लोग अक्सर असामान्यताओं के साथ सहजीवन स्थापित करना चुनते हैं, जिससे उन्हें शक्तिशाली क्षमताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए हम इन लोगों को सहजीवन अनुक्रम कहते हैं। प्रत्येक सहजीवन अनुक्रम की क्षमताएं भिन्न होती हैं, जो इसे सबसे रहस्यमय और असामान्य अनुक्रम बनाती हैं। ये सुनकर सभी ने अपनी सांस रोक ली और चूचे के शब्दों को समझने की कोशिश करने लगे। चेनिये को बड़ा बूढ़े कठपुतली का रूप याद आ गया। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से सिम्बायोसिस सीक्वेंस से था, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेशक सिम्बायोसिस सीक्वेंस के महामानव केवल विसंगतियों के साथ ही सहजीवन नहीं चुनते, कुछ तो वंडर्स के साथ भी सहजीवन चुनते हैं। इस प्रकार के सहजीवन अनुक्रम में आमतौर पर दो अवस्थाएं होती हैं, एक सामान्य मानवीय अवस्था होती है, दूसरी असामान्य अवस्था होती है। सामान्य मानवीय स्थिति में यदि आप ध्यान से अवलोकन न करें और वे सक्रिय रूप से शक्ति का प्रदर्शन न करें, तो वे हम जैसे आम लोगों के काफी समान होते हैं। शायद इसीलिए मुझे पहले कभी इसका पता नहीं चला। संपर्क सेवा की शर्तें।